कैपिटुलो 31 आदिकालीन अराजकता प्राइमोर्डियल कैस। भोर का समय, लैनके के गहरी नींद में सो रही थी। यूमो ने धीरे से उसके ऊपर कंबल ठीक किया, पर्दे बंद किए और बहुत सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे स्वयं भी एहसास नहीं हुआ कि वह इतना कोमल व्यवहार कर सकता है। रसोई में पहुंचकर यूमो ने यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस के भीतर सील किए गए यानफ्यू सी की ओर देखा और गहरी सोच में डूब गया। बूढ़े, तुम्हें और कोई काम नहीं था क्या? इस यानफ्यू सी को सील क्यों कर दिया? यूमो ने उस जर्जर झोपड़ी की ओर देखकर आवाज लगाए। उद्धरण चिन्ह ... सुबह सुबह किस पर चिल्ला रहे हो? अगर इस बूढ़े को नहीं देखना चाहते तो फिर कभी मत आना। टोटी ने झुंझलाकर कहा। जरा यह समझाओ। यूमो ने यानफ्यू सी पर उभरी हुई जटिल लाल रूनों की ओर इशारा किया। समझाऊं क्या तुम्हें पता नहीं कि यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस विकसित होने वाली है? टोटी ने कहा। विकसित होने वाली है? यूमो ने संदेह से पूछा। देखो, तुम्हें कितना कम ज्ञान है। टोटी ने शांत होकर धीरे धीरे कहा। पिछली बार तुमने मुझे यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस के पास दिखाई देने वाली 7 रंगों वाली धुंध दिखाई थी, याद है? मैं पूरी निश्चितता से कह सकता हूं कि यह रेजिडेंस अब एक स्वतंत्र संसार बन चुकी है। जैसे ही यानफ्यू सी की मुहर टूटेगी, यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस आधिकारिक रूप से प्राइमोर्डियल केओस आदिकालीन अराजकता में प्रवेश कर जाएगी। प्राइमोर्डियल केओस यानी स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत। सब कुछ अराजकता में। क्या मजाक कर रहे हो? यूमो ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूं? क्या मुझे उम्मीद है कि तुम डिवाइन वेनरेबल रेल्म तक पहुंचोगे? छोड़ो भी, मैं तो यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस के विकास पर भरोसा करना ज़्यादा पसंद करूंगा। जब यह आगे बढ़ेगी, तुम्हारी खेती भी अपने आप बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है? यूमो ने पूछा। टोटी ने गला साफ किया। ठीक है, यह महान स्वामी तुम्हें बताता है कि रेल्म लोक क्या होता है। लोक मुख्य रूप से 3 स्थायी भागों में विभाजित हैं। रेल्म ऑफ डिजायर काम लोक, रेल्म ऑफ फॉर्म रूप लोक, और फॉर्मलेस रेल्म अरूप लोक। काम लोक नरक से लेकर स्वर्ग तक सबको समेटता है। ये पुनर्जन्म, जन्म, मृत्यु और पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। रूप लोक ब्रह्म से लेकर ध्वनि और रंग तक फैला है। तुम्हारा अस्तित्व, यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस की हर ईंट, हर पेड़ पौधा, सब इसी लोक का हिस्सा हैं। जहाँ तक अरूप लोक की बात है, वह ऐसा संसार है जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है और न ही आध्यात्मिक शक्ति से महसूस किया जा सकता है। किसी भी संसार की उत्पत्ति उसके रेल्म लॉर्ड लोक स्वामी से होती है। रेल्म लॉर्ड वह अस्तित्व होता है जो समस्त नियमों से परे होता है। यहाँ तक कि विभिन्न लोकों का हेवनली डाउ भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। एक संसार का विकास स्पष्ट चरणों में होता है। शुरुआत प्राइमोर्डियल केओस से होती है और अंत डोमेन पर। हर उन्नति रेल्म लॉर्ड को नई साधना की अनुभूति कराती है। इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें केवल यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस के विकसित होने का इंतजार करना है। तब डिवाइन एम्परर रेल्म तक पहुंचना तुम्हारे लिए कठिन नहीं रहेगा। टोटी आलस्य से बोलता रहा और यूमो चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में गहरा आश्चर्य था। रेल्म लॉर्ड, टोटी आगे बोला, जहां तुम अभी रहते हो उसे पृथ्वी कहते हैं। ये केवल वुजी रेल्म के भीतर स्थित एक छोटा सा प्लेन है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं, इस प्लेन का भाग्य किसी दूसरे प्लेन के लोगों ने छीन लिया है। जहां तक उस अवसर की बात है, स्वर्ग के रहस्य उजागर नहीं किए जा सकते। तुम्हें स्वयं उसे ढूंढना होगा। इतना कहकर टोटी फिर से खर्राटे लेने लगा। यूमो को उस अवसर की कोई परवाह नहीं थी। इस समय उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आज सुबह अपनी दोनों बेटियों के लिए क्या पकाए। उसने सिर झटका और वास्तविकता में लौट आया। रसोई में नजर दौड़ाई तो वहां केवल चावल की एक बोरी पड़ी थी। सचमुच कितनी गरीब जिंदगी है। उसने मोबाइल निकाला और चेन हा को फोन लगाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर सुबह सुबह चेन हा अपने छोटे बेटे के साथ आंगन में व्यायाम कर रहा था। मिस्टर चेन, आपका फोन। नाश्ता बना रही आया फोन लेकर आए। कौन है? चेन हा ने बिना सिर उठाए पूछा। ओह, संपर्क नाम लिखा है, पवेलियन मास्टर। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जल्दी दो। उसने तुरंत फोन ले लिया। कॉल जुड़ते ही चेन हा ने झुककर 90 डिग्री का प्रणाम किया। स्वामी, ये दृश्य देखकर आया पूरी तरह स्तब्ध रह गई। फंघाई के भूमिगत जगत के प्रसिद्ध मैड ड्रैगन चेन हा आखिर किस व्यक्ति के सामने इतना सम्मान दिखा रहे थे? वो जीव माउंटेन किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? यूमो ने सीधे पूछा। स्वामी, वो जीव माउंटेन अब तक विकसित नहीं हुई है। ये फंघाई सिटी का प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी जमीन उबड़ खाबड़ है और चारों ओर खड़ी चट्टानें हैं, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से इसका मूल्य बहुत कम है। स्थानीय सरकार भी इसे ज्यादा महत्व नहीं देती। अगर मैं वो जीव माउंटेन खरीदना या पट्टे पर लेना चाहूं तो। यूमो अब पृथ्वी पर लौट चुका था। वह हर काम शक्ति के बल पर नहीं करना चाहता था। जहां नियमों से काम हो सकता था, वहां बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। चेन हा बोला, स्वामी, 2 दिन बाद सेलेस्टियल पवेलियन ऑक्शन हाउस में वो जीव माउंटेन की भूमि की नीलामी होगी। तब तक मैं पर्याप्त धन जुटा लूंगा। लगभग 10 अरब में इसे खरीद लेने की उम्मीद है।
ठीक है, 2 दिन बाद बात करेंगे। स्वामी, आपने लिडू बिल्डिंग के पास जो 2 मंजिला विला खरीदने को कहा था, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब केवल आपके हस्ताक्षर बाकी हैं। अनुबंध लेकर आओ और रास्ते में अच्छी गुणवत्ता की कुछ पीली क्रोकर मछलियां भी ले आना। जी, स्वामी। चेन्हा हमेशा की तरह बेहद कुशल था। कुछ ही देर में वह यूं मौके विला पहुंचा। उसके हाथ में 2 मोटी ताज़ी पीली क्रोकर मछलियां थीं। स्वामी, इस 2 मंजिला विला का कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। पहली मंजिल दूसरी से बड़ी है। अतिरिक्त कमरे नहीं हैं, इसलिए जगह बहुत खुली हुई है। बोलते हुए उसने अनुबंध और चाबियां यूमो को सौंप दीं। अच्छा काम किया, यूमो ने उसकी प्रशंसा की। फिर वह मछलियां लेकर रसोई में चला गया। चेन्हा ने सावधानी से पूछा, स्वामी, क्या आपको एक आया रख लेनी चाहिए? आपको स्वयं खाना बनाना पड़ रहा है, ये कुछ ज़रूरत नहीं। यूमो ने बीच में ही रोक दिया। क्या अपनी बेटियों के लिए खाना बनाना मेरे सम्मान के विरुद्ध है? ओह, चेन्हा को अचानक लगा कि स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भविष्य में मैं भी अपनी पत्नी और बेटे के लिए स्वयं खाना बनाऊंगा। ये सोचकर वह चुपचाप विदा लेकर चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह के 5:30 बजे थे। जैसा हमेशा होता था, दोनों छोटी बच्चियां तैयार होकर नीचे आ गईं। पापा, मम्मी अभी तक नहीं उठीं। चलो उन्हें जगाते हैं। रुको, यूमो ने उन्हें रोक दिया। तुम्हारी मम्मी कल रात बहुत देर से सोई थीं। उन्हें परेशान मत करो। ओह पापा, आज हम कहाँ खेलने जाएंगे? दोनों बच्चियां उत्साह से पूछने लगीं। आज पापा को कुछ काम है। तुम दोनों घर पर मम्मी के साथ रहना। और हाँ, कल तुम्हारा किंडरगार्टन में दाखिला है। हर समय सिर्फ खेलने के बारे में मत सोचो। वाह, क्या हम सच में किंडरगार्टन जा सकते हैं? दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ीं। यूमो हैरान रह गया। तुम्हें स्कूल जाना इतना पसंद है? आमतौर पर तो इस उम्र के बच्चे स्कूल जाने से रोते हैं और माता पिता से अलग नहीं होना चाहते। शिनशिन मासूमियत से बोली। ग्रैंडमा ल्यू कहती थीं कि जिन बच्चों के पापा और मम्मी होते हैं वही किंडरगार्टन जा सकते हैं। ग्रैंडमा ल्यू ने हमसे झूठ नहीं बोला। ये सुनते ही यूमो का दिल कसकर सिकुड़ गया। वास्तव में किंडरगार्टन की फीस बहुत महंगी थी और वह अनिवार्य शिक्षा का हिस्सा भी नहीं थी। अनाथालय के बच्चे आखिर इतनी महंगी प्रारंभिक शिक्षा का खर्च कैसे उठा सकते थे? अध्याय 32, दोनों छोटी बच्चियों की पाठ्यक्रम योजना। यूमो के हाथों में एक साधारण पीली क्रोकर मछली येलो क्रोकर भी जल्दी ही एक असाधारण व्यंजन में बदल गई। रसोई में चाकू की चमक लगातार लहरा रही थी। यूमो बड़ी सावधानी से मछली का मांस पतली पतली पट्टियों में अलग करता गया। कुछ ही देर में केवल एक लंबी रीढ़ की हड्डी बची, जो किसी कलाकृति की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। दुर्भाग्य से यानफ्यूसी रहस्यमय ढंग से सील हो चुका था और वुजियू माउंटेन की नीलामी में अभी 2 दिन बाकी थे। इन 2 दिनों तक भोजन की सामग्री जुटाना यूमो के लिए चिंता का विषय था। सौभाग्य से उसके पास अपने विशेष मसाले थे। हालांकि पीली क्रोकर का स्वाद यानफ्यूसी के समुद्री भोजन जितना लाजवाब नहीं था, फिर भी यूमो के हाथों से पकते ही उसकी सुगंध पूरे विला में फैल गई। आज के नाश्ते में समुद्री दलिया नहीं था। उसकी जगह 4 सुंदर तले हुए अंडे, सुगंधित पीली क्रोकर मछली की प्लेट और 4 नर्म खुशबूदार चावल के केक थे। दोनों छोटी बच्चियां इतना मज़े से खा रही थीं कि उनके मुंह पर चावल के टुकड़े चिपक गए। तुम दोनों घर पर रहकर अपनी मम्मी का साथ देना। पापा को आज कुछ काम से बाहर जाना है। ठीक है पापा, जल्दी वापस आना। और याद रखना, मम्मी को मत जगाना। यूमो ने दोनों बच्चियों के गाल हल्के से दबाए, फिर गराज में जाकर शिंगे गार्डन में खड़ी हमा निकाली। ये पहली बार था जब यूमो अपनी माँ द्वारा छोड़ी गई इस गाड़ी को चला रहा था। उसकी माँ ने उस समय 2 गाड़ियाँ खरीदी थीं, ऑफिस जाने के लिए एक BMW और यह मजबूत हमा। यूमो को याद आया कि हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में उसकी माँ ने उससे कहा था, अगर तुम क्योटो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की कोई भी कार खरीद दूंगी। उस समय यूमो को वर्दी पहने सैनिकों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने यही मजबूत हमा चुनी थी। इंजन की गूंज किसी भी पुरुष के भीतर विजय का एहसास जगा देती थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह के समय फंघाई असाधारण रूप से शांत था। घड़ी में ठीक 6 बजे थे। ये वह समय था जब अधिकांश लोग अभी भी बिस्तर में सो रहे थे। रास्ते भर बड़ी बड़ी दुकानों के शटर अभी बंद थे। केवल नाश्ते की दुकानें धीरे धीरे ग्राहकों से भरने लगी थीं। लिडू बिल्डिंग और शिंगे गार्डन एक दूसरे के बहुत पास थे। यही कारण था कि कीन किंग ने यहाँ घर खरीदा था। लिडू बिल्डिंग के पास 2 मंजिला व्यावसायिक विला की लंबी कतार थी। लगभग हर विला में 500 से अधिक कर्मचारियों वाली कोई बड़ी कंपनी संचालित होती थी। चेन्हा द्वारा खरीदा गया विला स्थान और रोशनी दोनों दृष्टि से उत्कृष्ट था। यूमो ने संतोषपूर्वक चारों ओर देखा और कार विला के सामने रोक दी। अभी अभी मरम्मत हुआ ये भवन ऐसा लग रहा था मानो कभी किराए पर ही न दिया गया हो। पहली मंजिल लगभग 600 वर्ग मीटर का विशाल हॉल थी। बीच में केवल 10 भार वहन करने वाले स्तंभ थे।
बाकी पूरा हॉल बिल्कुल खाली था। दूसरी मंजिल पर 300 वर्ग मीटर के 3 कमरे और लगभग 300 वर्ग मीटर का एक विशाल खुला बरामदा था। ये स्थान वास्तव में शानदार था। पास के अन्य विला देखकर पता चलता था कि कहीं इस बरामदे में बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया था, कहीं बैडमिंटन कोर्ट, तो कहीं दौड़ने का ट्रैक। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यूं मो फिर पहली मंजिल पर लौटा। उसकी दिव्य चेतना यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस में प्रवेश कर गई। बच्चों की शिक्षा में लापरवाही नहीं की जा सकती, और यूमो की बेटियां तो साधारण शिक्षा से संतुष्ट नहीं हो सकती थीं। सशक्त बनने के लिए 100 विचारधाराओं का ज्ञान आवश्यक है। प्राचीन चीन में विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को अपने राज्य के प्रत्येक परिवार और नागरिक की जानकारी रखनी पड़ती थी ताकि वे योग्य लोगों की पहचान कर सकें। वुजी रेल्म में, जहां हर जगह कल्टिवेटर युद्ध करते थे, एक सम्राट को स्वयं को और शत्रु को पूरी तरह जानना आवश्यक होता था। इसीलिए यूमो ने तय किया, स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त दोनों बच्चियां सीखेंगी 100 विद्यालयों की युद्ध कलाएं, 10,000 प्रकार की अमर औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान, वुजी रेल्म का इतिहास और कल्टिवेशन वर्ल्ड की परंपराएं। बस यह विचार आते ही यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस के भीतर पीले नाशपाती की लकड़ी से बनी अनगिनत पुस्तक अलमारियां प्रकट हो गईं। वे विशाल प्रथम तल में एक एक करके व्यवस्थित हो गईं। यूमो ने 600 वर्ग मीटर के इस हॉल को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग, यहाँ लगभग 10,000 येलो रैंक मार्शल आर्ट्स रखी गईं। ये सब यूमो द्वारा वुजी रेल्म जीतते समय प्राप्त युद्ध लूट थीं। उसी उद्देश्य से उसने पहले यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया था। दूसरा भाग, यहाँ मेजर 1000 वर्ल्ड्स की दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियाँ, उनके गुण और सामान्य पौधों का पूरा विवरण रखा गया। यह एक एल्केमिस्ट के लिए मूलभूत ज्ञान था। तीसरा भाग, यहाँ पुस्तकें अपेक्षाकृत कम थीं। इनमें वुजी रेल्म का इतिहास दर्ज था, हालांकि अधिकांश विवरण केवल महान व्यक्तियों से संबंधित घटनाओं तक सीमित थे। यूमो चाहता था कि दोनों बच्चियों को कम से कम इस संसार का सामान्य ज्ञान अवश्य हो। आखिर वुजी रेल्म को डिवाइन रेल्म बने अभी केवल 200 वर्ष से कुछ अधिक ही हुए थे। पूरा हॉल पुस्तकों से भर गया। अलमारियों के बीच यूमो ने पीले नाशपाती की लकड़ी की कई मेज़ें और कुर्सियां भी रख दीं। उसे याद आया कि सिंहासन पर बैठने के बाद मो उपनाम वाले एक परिवार ने ये सभी फर्नीचर उसे उपहार में दिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे आज यहाँ काम आएंगे। कुछ ही देर में पूरी पहली मंजिल एक भव्य और प्राचीन शैली के विशाल पुस्तकालय में बदल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी मंजिल पर बने 3 बड़े कमरों में, एक औषधीय सामग्री रखने के लिए, एक आध्यात्मिक सामग्रियों के लिए, और तीसरा फिलहाल खाली छोड़ दिया गया, जहां बाद में पौधे और फूल रखे जाने थे। इसके अलावा यूमो ने कुछ कॉफ़ी मशीनें और पे बनाने के उपकरण भी ऑनलाइन मंगवा लिए। इंटरनेट की तेज़ सुविधा के कारण सारा सामान बहुत जल्दी पहुंच भी गया और स्थापित भी कर दिया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर शिंगे गार्डन में लैनके के शाम के 4 बजे धीरे धीरे जागी। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे 2 गोल गोल छोटे सिर अपने सामने दिखाई दिए। मम्मी, आप जाग गईं। अरे मेरे 2 छोटे खजाने। लैनके ने शीशी और शिन शिन को बाहों में भर लिया। मम्मी, हमें भूख लगी है। यूमो ने सोचा था कि लैनके दोपहर तक जाग जाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी गहरी नींद सोएगी। शायद दोनों बच्चियां भूख से बेहाल हो चुकी थीं। सौभाग्य से यूमो ने सुबह पर्याप्त नाश्ता बनाकर रखा था, इसलिए उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर सू परिवार में 3 पीढ़ियों के सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी सुयान को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुयान थोड़ी झेप गई। उसी समय धड़ाम, एक शक्तिशाली दबाव उस पर उतरा। प्रतिक्रिया स्वरूप सुयान के शरीर से शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने सू लॉन्ग द्वारा छोड़े गए लेट ग्रैंड मास्टर स्तर के दबाव का सीधा सामना कर लिया। इस कमरे में मौजूद सभी लोग गहरी सांस खींचने लगे। पापा, यानजी, वह। सू यिंग स्तब्ध रह गई। सू लॉन्ग धीरे धीरे बोला, मध्य हिडन स्ट्रेंथ, अविश्वसनीय। कौन विश्वास करेगा कि कोई गंभीर रूप से घायल होकर सीधे ब्राइट स्ट्रेंथ मिड स्टेज से हिडन स्ट्रेंथ मिड स्टेज तक पहुंच सकता है? हाँ, मैंने सुना है कि सिस्टर यान ने कोई अमरता की गोली खाई है। आखिर कैसी गोली इतनी शक्तिशाली हो सकती है? वास्तव में यूमो द्वारा दी गई रिजुविनेशन पिल का उद्देश्य सुयान की शक्ति बढ़ाना नहीं था, क्योंकि तथाकथित ब्राइट स्ट्रेंथ और हिडन स्ट्रेंथ वाले मार्शल आर्टिस्ट अभी कल्टिवेटर बनने की दहलीज तक भी नहीं पहुंचे थे। यूमो ने वास्तव में केवल उसकी जीवन शक्ति और मूलभूत क्षमता एसेंस को मजबूत किया था। इसी कारण सुयान इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकी। अध्याय 33, लैनके रसोई की विनाशक। डॉक्टर गे, क्या इस पुनर्यौवन गोली रिजुविनेशन पिल का प्रभाव सचमुच इतना शक्तिशाली है? सू लॉन्ग ने आश्चर्य से पूछा। गे छिंगचियू की नज़र सुयान पर ही टिकी रही। पुनर्यौवन गोली को बनाने के कई तरीके होते हैं और उसके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं।
संयोग से इस बार इस्तेमाल किया गया गोस्ट फॉलिंग फ्लावर बहुत उच्च गुणवत्ता और लंबे समय तक परिपक्व हुआ था। इसी कारण इस गोली में मार्शल आर्टिस्ट की साधना बढ़ाने का प्रभाव भी आ गया। हाहा, शाओ यान, बधाई हो। तुम सू परिवार की नई पीढ़ी में डार्क जिन स्तर तक पहुंचने वाली पहली व्यक्ति बन गई हो। मैं तो सोच रहा था कि यह सम्मान शाओ यंग को मिलेगा। सू लॉन्ग सचमुच खुश था। हर बार जब सू परिवार में एक नया डार्क जिन मास्टर पैदा होता तो पूरे परिवार की ताकत एक स्तर ऊपर पहुंच जाती। बधाई हो यानजी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे पहले डार्क जिन तक पहुंच जाओगी। सू यंग खुशी से दौड़कर सू यान को गले लगा लिया। मिस, वह गोली तो आपकी दोस्त ने आपको दी थी, लेकिन मैंने। सू यान कुछ शर्मिंदा होकर बोली। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं उनसे एक और मांग लूंगी। सू यंग ने बड़े आराम से कहा। शाओ यंग, क्या तुम सचमुच एक और ला सकती हो? ये सुनते ही गे छिंगचियू की आंखें चमक उठीं। दादाजी गे, कहीं आप हमारी जैसी जवान पीढ़ी की दवाइयां छीनने की तो नहीं सोच रहे? सू यंग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। सू यंग, बदतमीजी मत करो, सू लॉन्ग ने डांटा। अरे कोई बात नहीं शाओ यंग, क्या तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा सकती हो? गे छिंगचियू ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता वह अभी खाली हैं या नहीं, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त लैंग के अभी उनके घर पर है। पहले हम उससे मिलाते हैं। के क्या उसे लियू परिवार वाले नहीं ले गए थे? सू यान ने आश्चर्य से पूछा। यंग मास्टर युन के रहते लियू परिवार क्या कर लेता? के बिल्कुल ठीक है, वह अभी शिंगे गार्डन में है। तो चलो अभी चलते हैं, बहुत समय हो गया उससे मिले हुए। दोनों लड़कियां तुरंत सू परिवार की हवेली से निकल गईं। ये दोनों बच्चे, सू लॉन्ग ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए गे छिंगचियू से कहा। डॉक्टर गे, कृपया बुरा मत मानिए। हा, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। शिंगे गार्डन, वाह, फांगहाई का सबसे शानदार विला इलाका। लगता है ये युनमो सचमुच किसी बड़े अमीर परिवार का नौजवान है। सू यान ने चारों ओर देखते हुए कहा। चाहे वह किसी बड़े परिवार का हो या न हो, सिर्फ पुनर्यौवन गोली बनाने की उसकी क्षमता ही पूरे शिंगे गार्डन को खरीदने के लिए काफ़ी है। सू यंग ने सहजता से कहा। कल तुमने नहीं कहा था किसी ईगल स्क्वाड मिशन पर जा रही है? फिर तुम क्यों नहीं गई? कहीं मेरी वजह से तो नहीं? सू यान को अचानक याद आया। अरे नहीं, मिशन पर जाने के लिए कम से कम डार्क जिन स्तर चाहिए। मैं इन दिनों वस्तु को ब्रेक थ्रू करने ही वाली थी, लेकिन के मामले में उलझ गई। तो अब क्या तुम मिशन पर जाओगी? बिल्कुल नहीं, हम तीनों इतने दिनों बाद मिले हैं। पहले फांगहाई में आराम से घूमेंगे। उस ठंडी सैन्य यूनिट में इतनी जल्दी वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। धड़ाम, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद विला नंबर 6 की दिशा से काला धुआं उठता दिखाई दिया। जल्दी, लगता है कुछ हो गया। सू यंग घबराकर दौड़ पड़ी। उन्हें लगा किसी ने हमला कर दिया है, लेकिन जब दोनों पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। लैन के बाल बिखरे हुए थे। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। उसके हाथ और चेहरा पूरी तरह कालिक से काले हो चुके थे। पीछे शीशी और शिन लगातार खांस रही थीं। के तुम आखिर कर क्या रही हो? सू यंग ने लंबी सांस लेते हुए तुरंत फायर हाइड्रेंट से पानी लेकर रसोई की आग बुझाई। यंगजी, यानजी, तुम लोग इतनी जल्दी आ गईं? लैन के भी खांसते हुए बोली। के कितने सालों बाद मिल रहे हैं? सू यान आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। यानजी, इतने सालों में तुम तो काफ़ी मोटी हो गई हो। लैन के मुस्कुराए। अरे, वह युनमो क्या सोच रहा था? उसने तुम्हें खाना बनाने कैसे दे दिया? क्या उसे पता नहीं कि क्योटो यूनिवर्सिटी में तुम्हारी पहचान किचन डिस्ट्रॉयर के नाम से थी? सू यंग हाँफते हुए बोली। लैन के का चेहरा लाल हो गया। बच्चों को भूख लगी थी, और मैं कल रात सुबह होने तक सोई ही नहीं, इसलिए देर से उठी। मम्मी तो आलसी हैं, आज तो अंधेरा होने के बाद उठीं। दोनों बच्चियां तुरंत शिकायत करने लगीं। क्या तुम पूरी रात नहीं सोई? सू यंग ने मुस्कुराते हुए लैन के को देखा। उसे याद था कि कल रात जब वह विदा हुई थी तब 11:30 भी नहीं बजे थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सू यान ने भी शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम दोनों आखिर सोच क्या रही हो? शर्म से लाल होकर लैन के ने सू यान को हल्का मुक्का मार दिया। युनमो कहाँ है? सू यंग ने पूछा। बच्चों ने कहा कि वह सुबह ही बाहर चले गए। जाते समय उन्होंने कहा था कि मैं घर पर रहकर बच्चों का ध्यान रखूं। लगता है शादीशुदा जिंदगी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। सू यंग हंस पड़ी। ठीक है, अब तुम्हें और नहीं छेड़ूंगी। पहले बच्चों को नहला लो, फिर हम सब बाहर खाना खाने चलेंगे। ठीक है, अंदर आओ। लैन के उन्हें भीतर ले गई। सू यंग और सू यान बैठक में बैठकर उसका इंतजार करने लगीं। उधर युनमो की ओर पूरा एक दिन बीतने के बाद पूरी विला की सजावट आखिरकार पूरी हो चुकी थी। क्योंकि यह एक व्यावसायिक क्षेत्र था, युनमो ने यहाँ एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया।
साथ ही कॉफ़ी और चाय भी परोसी जाएगी ताकि लोग शांत वातावरण में अध्ययन कर सकें। उसका मानना था कि अधिक लोगों के आने जाने से दोनों बच्चियों की पढ़ाई में भी रुचि बढ़ेगी। इतनी बड़ी विला में अगर सिर्फ 4 लोग रहते तो जगह बहुत सुनसान लगती। पूरा भवन 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला था। युनमो ने लाल ज़ेडमेरो और पहले से तैयार किए गए फॉर्मेशन स्टोन्स निकाले और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित करना शुरू कर दिया। 1000 वर्ग मीटर की स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन वुजी संसार में सबसे छोटी श्रेणी की मानी जाती थी। 2 फॉर्मेशन स्टोन्स केवल 2 स्थानों पर रखे गए, कियान और कून। कियान स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, कून पृथ्वी का। इस फॉर्मेशन का पहला प्रभाव था आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करना, जिससे ये पूरा क्षेत्र सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता। साथ ही यहाँ धूल मिट्टी भी नहीं जमती। इतनी बड़ी जगह के लिए सफाई कर्मचारी रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा प्रभाव था शुद्धिकरण। जो भी इस फॉर्मेशन के भीतर रहता उसका शरीर और मन हमेशा तरोताज़ा रहता और वह अपने सर्वोत्तम स्वास्थ्य की स्थिति बनाए रखता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था असिमुलेशन, समाहार। इसी कारण युनमो ने लाल ज़ेडमेरो को फॉर्मेशन के केंद्र के रूप में चुना था। यदि कोई कल्टिवेटर या मार्शल आर्टिस्ट इस फॉर्मेशन के भीतर आध्यात्मिक शक्ति चलाने या कोई चाल चलने की कोशिश करता तो उसी क्षण वह पूरी तरह युनमो के नियंत्रण में आ जाता। ये सुरक्षा विशेष रूप से दोनों बच्चियों के लिए बनाई गई थी। यदि भविष्य में कोई यहाँ आकर परेशानी खड़ी करता तो युनमो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के माध्यम से उसे तुरंत दबा सकता था। ये तरीका उसने स्वॉर्ड वॉशिंग विलर की स्वॉर्ड वॉशिंग फॉर्मेशन से सीखा था। वुजी संसार में जो भी कल्टिवेटर स्वॉर्ड वॉशिंग विलर में प्रवेश करता उसे स्वॉर्ड वॉशिंग पॉन्ड के सामने अपनी तलवार बाहर निकालनी पड़ती थी। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो स्वॉर्ड वॉशिंग फॉर्मेशन स्वयं सक्रिय होकर उसे वहीं दबा देती थी, क्योंकि उस संसार में शक्तिशाली ही नियम बनाते थे। अध्याय 34 एलिगेंट स्टडी। जिंगई वेस्टर्न रेस्टोरेंट। क्या हुआ मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया? सू यंग ने देखा कि शीशी और शिनशिन ने अपनी प्लेटों को लगभग छुआ तक नहीं था, इसलिए उसने मुस्कुराकर पूछा। आखिर यह फांगहाई शहर का सबसे महंगा वेस्टर्न रेस्टोरेंट था। यहाँ का मुख्य शेफ तो 5 स्टार मिशेलिन प्रमाणित शेफ था। मम्मी, मुझे पापा के हाथ का खाना खाना है। शिनशिन ने स्टेक का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाया और फिर असंतोष से लैनकेके की ओर देखकर कहा। शिनशिन, क्या तुम्हारे पापा का बनाया खाना सचमुच यहाँ के शेफ से भी ज्यादा स्वादिष्ट है? सू यंग ने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल, पापा का खाना दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है, शिनशिन ने बिना सोचे जवाब दिया। यहाँ तक कि लैनकेके ने भी स्टेक का एक कौर खाने के बाद महसूस किया कि जो खाना पहले अच्छा लग रहा था अब उसे निगलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अपनी दोनों सहेलियों का मान रखने के लिए उसने और दोनों बच्चियों ने थोड़ा बहुत खा लिया। कम से कम रेस्टोरेंट के मालिक की इज्जत तो बच गई। मम्मी, चलो पापा के पास चलते हैं। ठीक है, शीशी ने लैनकेके का हाथ पकड़कर कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में साफ लिखा था, एक दिन की जुदाई भी 3 साल जैसी लगती है। लेकिन मम्मी के पास तो मोबाइल भी नहीं है, लैनकेके ने असहाय होकर कहा। मेरे पास उनका नंबर है। सू यंग ने अपना मोबाइल निकाला, युनमो का नंबर खोला और फ़ोन लैनकेके को पकड़ा दिया। लैनकेके ने उसे संदेह से देखा। सू यंग ने तुरंत सफाई दी। मैंने ही उनकी सिम कार्ड सेट की थी, इसलिए नंबर सेव हो गया। के ज़्यादा मत सोचो। लैनकेके ने कुछ नहीं कहा और सीधे कॉल लगा दी। हेलो। फ़ोन के दूसरी ओर से युनमो की शांत आवाज़ आई। हेलो, मैं लैनकेके बोल रही हूँ। बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे पास आना चाहते हैं। उसकी आवाज़ में हल्की झिझक थी। यह मेरी गलती थी, मैं उनके लिए मोबाइल तैयार करना भूल गया। युनमो की आवाज़ पहले से कहीं अधिक नर्म हो गई। मैं अभी लिडू बिल्डिंग के पास वाली विला नंबर 66 में हूँ, तुम लोग यहीं आ जाओ। ठीक है। और लैनकेके थोड़ी देर झिझकी। आज रात बच्चों ने ठीक से खाना नहीं खाया, क्या तुम उनके लिए कुछ बना सकते हो? असल में उसने खुद भी ज़्यादा नहीं खाया था। ज़रूर, मैं रास्ते में कुछ सामान खरीद लेता हूँ, तुम लोग आ जाओ, युनमो ने कहा। फ़ोन कट गया। लैनकेके, सू यंग और सू यान दोनों बच्चियों को लेकर वहाँ के लिए निकल गईं। ... उधर युनमो को याद आया कि ह्यूजियान कंपनी पास ही थी, इसलिए वह सीधे वहाँ चला गया। सर, आपको किससे मिलना है? शाम के 6 बज चुके थे। ज़्यादातर कर्मचारी घर जा चुके थे, सिर्फ रिसेप्शन खुला था। रिसेप्शनिस्ट ने सामने खड़े इतने आकर्षक युवक को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नमस्ते, मैं सामने वाली विला नंबर 66 से हूँ। मैं पूछना चाहता था कि क्या आज कुछ सब्जियाँ या खाने का सामान बचा है? मैं खरीदना चाहता हूँ, रिसेप्शनिस्ट विनम्रता से बोली। माफ़ कीजिए सर, ये ऑफिस बिल्डिंग है, हम आम लोगों को सामान नहीं बेचते। अरे, क्या आप सब्जियाँ खरीदने आए हैं? पास खड़ी एक अधेड़ महिला ने मुस्कुराते हुए बात बीच में ही रोक दी। हाँ, मेरी बेटियां थोड़ी देर में आने वाली हैं।
बाजार जाने का समय नहीं है, इसलिए सोचा आपसे खरीद लूं। युनमो मुस्कुराया। महिला ने अपनी टोकरी खोल दी। उसमें एक लौकी, कुछ आलू और चिकन के कुछ टुकड़े थे। सब कुछ बेहद ताज़ा था। यूजियान सचमुच अपने नाम के अनुरूप था। मैं सब ले लेता हूँ। कितने पैसे हुए? युनमो ने विनम्रता से पूछा। आप विला नंबर 66 में रहते हैं? महिला ने उत्सुकता से पूछा। वह साधारण कर्मचारी नहीं लग रही थी। कम से कम किसी विभाग की मैनेजर या उच्च अधिकारी अवश्य थी। उसे इस इलाके की रियल एस्टेट की अच्छी जानकारी थी। विला नंबर 66 इस पूरे क्षेत्र का सबसे उत्तम फंग शुई वाला विला था। सिर्फ उसका सालाना किराया ही लगभग 10 लाख युआन था। उसे कहाँ पता था कि युनमो ने उसे सीधे 6 करोड़ से भी अधिक देकर खरीद लिया था। हाँ, आज ही उसकी मरम्मत और सजावट पूरी हुई है। मैं कल से उसे जनता के लिए खोलने वाला हूँ। युनमो ने सहजता से उत्तर दिया। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? महिला ने ऐसे पूछा जैसे जनगणना कर रही हो। मैंने एक पुस्तकालय खोला है। युनमो बोला। वाह, किताबों की दुकान। रिसेप्शनिस्ट की आंखें चमक उठीं। क्या हम लंच ब्रेक और शाम की छुट्टी में वहां आकर किताबें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, युनमो मुस्कुराया। हाँ, हम तो पड़ोसी हैं। ये सारी सब्जियां आपको मुफ्त में दे रही हूँ। महिला ने पूरी टोकरी ही उसके हाथ में थमा दी। तो फिर धन्यवाद। युनमो ने टोकरी ले ली। फिर उसने अपनी जेब से चुपके से हल्के बैंगनी रंग के 2 कार्ड निकाले और दोनों महिलाओं को दे दिए। ये मेरी पुस्तकालय की सदस्यता कार्ड हैं। इनके साथ आप जब चाहें आ सकती हैं, जितनी देर चाहें बैठ सकती हैं। धन्यवाद, नौजवान। महिला मुस्कुराए। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। रिसेप्शनिस्ट कार्ड को देखते हुए बोली। एलिगेंट स्टूडियो। वाह, कितना सुंदर नाम है। जब चाहो आ जाना। युनमो का मूड अच्छा था। दोनों ने उसके साथ इतनी विनम्रता दिखाई थी, इसलिए उसने उन्हें उन 20 सदस्यता कार्डों में से 2 दे दिए। असल में ये सदस्यता कार्ड स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में प्रवेश की चाबियां थीं। युनमो ने इन्हें लाल कैल्सिडोनी के बचे हुए टुकड़ों से बनाया था। 20 हिस्सों में बांटने के बाद उनका रंग बैंगनी हो गया था और वे बेहद शानदार दिखाई देते थे। जिसके पास ये कार्ड होगा, वह एलिगेंट स्टूडियो में चाहे जितनी देर पड़े, उसका मन हमेशा शांत और एकाग्र रहेगा। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की आध्यात्मिक ऊर्जा भी सबसे पहले इन्हीं कार्डधारकों की ओर आकर्षित होगी। सिर्फ युनमो के 4 सदस्यीय परिवार को ही उनसे अधिक प्राथमिकता मिलेगी। जहां तक 20 कार्ड बनाने की बात थी, असल में ये केवल युनमो का अचानक आया हुआ विचार था। लाल कैल्सिडोनी के कुछ टुकड़े बच गए थे। उन्हें फेंकना उसे अच्छा नहीं लगा। जैसा कि कहावत है, दूर का रिश्तेदार होने से अच्छा है पास का पड़ोसी होना। विदा लेकर युनमो सब्जियों की टोकरी लेकर वापस लौट गया। सौभाग्य से विला की पिछली रसोई पूरी तरह सुसज्जित थी। उसने सब्जियां काटीं। दोनों बच्चियों के लिए कद्दू से भरे आलू तैयार करने की योजना बनाई, जो मुख्य भोजन भी बन सकता था और साइड डिश भी। जहां तक चिकन लेग के टुकड़ों का सवाल था, उसने उनकी हड्डियां निकालकर मांस को पतली पतली पट्टियों में काटा। फिर उन्हें आलू के टुकड़ों पर सावधानी से लपेट दिया। इसके बाद चाकू से उन्हें टोस्ट जैसी स्लाइसों में काटा। ऊपर हल्के मसाले छिड़के और सबको बेकिंग ट्रे में रखकर ओवन में डाल दिया। मध्यम तापमान पर धीमी आंच में भूनने के लिए सेट किया। उसके अनुमान के अनुसार 20 मिनट बाद वे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। एलिगेंट स्टूडियो नाम का अर्थ था एक ऐसा स्थान जहां शालीनता, संस्कृति और अध्ययन सर्वोपरि हों। अब सब कुछ तैयार था, बस नाम का बोर्ड लगाना बाकी था। युनमो ने यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस से अत्यंत भारी रोजवुड का एक टुकड़ा निकाला। ये लकड़ी कभी चेसेंट जून ने उसे भेंट की थी। इसकी गुणवत्ता पीले नाशपाती की लकड़ी से भी कहीं श्रेष्ठ थी। युनमो की उंगलियां बिजली की तरह चलने लगीं। रोजवुड पर नक्काशी होने लगी। धीरे धीरे एक विशाल दिव्य ड्रैगन की आकृति उभर आई। फिर उसने उसी तख्ती पर शक्तिशाली और दृढ़ लेखनी से 2 बड़े अक्षर उकेरे, याजाए एलिगेंट स्टूडियो। अपनी इस कृति को देखकर युनमो संतुष्ट हो गया। यदि इस समय कोई ची रिफाइनिंग स्टेज का कल्टिवेटर यहाँ मौजूद होता, तो वह इन 2 अक्षरों को दूसरी बार देखने का साहस भी नहीं करता, क्योंकि इन अक्षरों में स्वयं डाओ चाम दाओ का आकर्षण समाहित था। और ऐसा डाओ चाम साधारण ची रिफाइनिंग स्टेज के कल्टिवेटर की क्षमता से कहीं परे था। अध्याय 35। लीडू ब्यूटी स्किन की स्थिति। जैसे ही युनमो साइनबोर्ड टांगने ही वाला था, सुइंग अपनी सैन्य ऑफ रोड गाड़ी चलाते हुए विला के बाहर आ पहुंची। रात के समय फंघाई शहर का व्यावसायिक इलाका सबसे अधिक चहल पहल वाला रहता था। इतने बड़े सैन्य वाहन की गरज सुनकर आसपास के लोगों का ध्यान तुरंत उधर चला गया। सबको लगा कि उसमें से हटे कट्टे सैनिक निकलेंगे, लेकिन अगले ही पल 2 बेहद प्यारी जुड़वां बच्चियां गाड़ी से कूदकर बाहर आईं और उछलते कूदते एलिगेंट स्टूडियो की ओर भाग गईं। उनके पीछे सू यिंग, सू यान और लैन के भी एक एक करके बाहर निकलीं। एक पल में ही तमाशा देखने के लिए रुकी युवतियां और आसपास के पुरुष सभी स्तब्ध रह गए। सू यिंग का शरीर पतला और चुस्त था।
वह थोड़ी नाटी थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला दबंग आभामंडल किसी भी पुरुष को डराने के लिए काफ़ी था। सुयान का फिगर बेहद आकर्षक था। उसके व्यक्तित्व में बड़ी बहन जैसा गरिमा में आकर्षण था। लगभग 1.75 मीटर लंबी सुयान तीनों में सबसे लंबी थी और उसके आकर्षक शरीर को देखकर दूसरी लड़कियां ईर्ष्या करने लगीं। जहां तक लैन केके की बात थी, वह पूरी तरह प्यारी और मासूम प्रकार की सुंदरता थी। उसने हल्के नीले रंग की सुंदर ड्रेस पहन रखी थी और गुलाबी हेयरपिन से अपने बाल हल्के से बांध रखे थे। उसकी लंबाई लगभग 1.65 मीटर थी, जो तीनों के बीच सामान्य मानी जाती थी। तीनों एक साथ खड़ी थीं, मानो किसी एथलेटिक प्रतियोगिता के विजेता मंच पर खड़ी हों। लोग अक्सर कहते हैं, तेज गाड़ियां और खूबसूरत महिलाएं सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। लेकिन इस समय लोगों के सामने था एक जंगली ऑफ-रोड वाहन और 3 अप्सराओं जैसी सुंदरियां। और सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रही थीं वे 2 छोटी बच्चियां, जो सबसे पहले भागती हुई यूमो की ओर पहुंचीं। पापा, पापा, दोनों खुशी से चिल्लाईं। आसपास खड़े लोग अनुमान लगाने लगे कि इन दोनों बच्चियों की मां आखिर तीनों में से कौन है। अरे यंग मास्टर यू, अब तो परिवार का खर्च चलाने के लिए दुकान भी खोल ली। सू यिंग ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। पिछली रात यूमो से जो डर लगा था, वह मानो पूरी तरह गायब हो चुका था। यूमो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा है। अब तो हकलाना भी बंद हो गया। हम्फ, ये सब तुम्हारी वजह से है। सू यिंग ने होंठ फुलाते हुए कहा। मार्शल आर्टिस्ट परिवारों के झगड़ों में लोग पहले आधे घंटे तक गालियां देते हैं, फिर लड़ाई शुरू होती है। लेकिन तुमने तो बिना हाथ उठाए ही लोगों को हवा में गायब कर दिया। मैं जैसी नाजुक और कमज़ोर लड़की डरूंगी नहीं तो क्या करूंगी। यूमो मुस्कुराया। अगर हाथ उठाना पड़े तो बेकार की बातें मत किया करो। हाँ, समझ गई। फिर से भाषण मत दो। सू यिंग ने हाथ हिलाते हुए बात काट दी। यूमो केवल मुस्कुराकर सिर हिलाता रहा। जिसे बचाना था वह बच गई। मैं परिचय करवाती हूँ। सू यिंग ने सुयान को आगे खींचा। ये सुयान है, फंघाई शहर की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम की उपकप्तान। सुयान थोड़ी झिझक गई। भाइयों, उस गोली के लिए धन्यवाद। नहीं तो शायद मैं। ये पहली बार था जब उसने यूमो को सामने से देखा था। जिस शादीशुदा आदमी का सू यिंग जिक्र करती रहती थी, वह इतना सुंदर होगा उसने कभी सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा सौभाग्य था। यूमो ने हल्का सिर हिलाया और साइनबोर्ड उठाया। पापा, शीशी और शिन पूरे हॉल में दौड़ती हुई चिल्लाईं। क्या ये वही नया बड़ा घर है जो आपने खरीदा है? कितना बड़ा है? पहली मंजिल का विशाल हॉल अंतहीन प्रतीत हो रहा था। चारों ओर किताबों से भरी ऊंची ऊंची अलमारियां थीं। बीच बीच में लकड़ी की मेज़ें रखी थीं। केवल पहली मंजिल में ही सैकड़ों लोग आराम से बैठ सकते थे। यूमो ने लैन केके की ओर देखा। केके, पीछे वाली रसोई के ओवन में कुछ मिठाइयाँ रखी हैं। पहले जाकर बच्चों के साथ खा लो। ठीक है। लैन केके दोनों बच्चियों को लेकर रसोई की ओर चली गई। वाह, सू यिंग मुस्कुराकर बोली। केके, कितना प्यार से बुलाते हो। यूमो ने शांत स्वर में उत्तर दिया। कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकलते। सू यिंग ने हंसते हुए जीभ निकाल दी। उधर यूमो और सुयान ने मिलकर लगभग 3 मीटर ऊंचाई पर एलिगेंट स्टूडियो का साइनबोर्ड टांग दिया। साइनबोर्ड लगते ही पूरी विला मानो जीवित हो उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सोई हुई इमारत में अचानक प्राण आ गए हों। अरे बाप रे! अचानक अंदर से सू यिंग की जोरदार चीख सुनाई दी। यूमो, ये सारी मार्शल आर्ट्स की गुप्त पुस्तिकाएं तुम कहाँ से लाए? वह हाथ में स्टॉप लकिंग हैंड नाम की तकनीक पकड़े हुए थी। मार्शल आर्टिस्ट परिवार में पली बड़ी होने के कारण उसने एक नज़र में पहचान लिया कि ये सभी तकनीकें असली थीं। यूमो ने शांत स्वर में उत्तर दिया। दुनिया घूमते समय धीरे धीरे इकट्ठी की थीं। हाँ, सू यिंग ने आंखें घुमाईं। इतनी सारी तकनीकें तो 5 साल में भी कोई गिन नहीं पाएगा। हालांकि उसने किताबों का स्रोत जानने की जिद नहीं की। वह वहीं खड़ी होकर किताब के अनुसार हाथों की मुद्राएं बनाने लगी। उधर रसोई में जब लैन केके और दोनों बच्चियों ने ओवन खोला तो यूमो की पाक कला देखकर वे दंग रह गईं। सिर्फ खुशबू ही नहीं, कद्दू से भरे आलू इतने सुंदर बनाए गए थे कि वे किसी कलाकृति से कम नहीं लग रहे थे। तीनों उन्हें खाने से पहले कुछ देर तक केवल देखते ही रह गईं। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। सू यिंग की नाक फड़क उठी। वह सीधे खुशबू का पीछा करती हुई रसोई में पहुंच गई। सुयान उससे कहीं अधिक संयमित थी। हालांकि उसके मन में भी खाने की इच्छा थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। भाइयों, सुयान गंभीर स्वर में बोली, मैं और यंग मिस आपसे एक बात कहने आए हैं। क्या बात है? यूमो ने पूछा। यह आपकी माँ की कंपनी लिडू ब्यूटी स्किन के बारे में है। लिडू ब्यूटी स्किन? यूमो ने शांत स्वर में कहा। क्या उसे तुम्हारे सुपरिवार ने अपने कब्जे में नहीं ले लिया था? उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसी शांति के भीतर छिपी हत्या की भावना को सुयान साफ महसूस कर सकती थी। नहीं, भाई यूं, सुयान ने जल्दी से समझाया।
जब अध्यक्ष कीन फंघाई छोड़कर गई थी तब भी लिडू ब्यूटी स्किन उन्हीं के नियंत्रण में थी। लेकिन बाद में जनमत का भारी विवाद खड़ा हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा तेजी से गिर गई। अंततः उसकी संपत्तियां फंघाई की चारों बड़ी परिवारों ने आपस में बांट लीं। हमारे परिवार के मुखिया ने शुरुआत में कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन यंग मिस के दूसरे चाचा लालच रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि सामने पड़ा पैसा छोड़ना मूर्खता होगी, इसलिए वे भी उस बंटवारे में शामिल हो गए। यूं मो ने पूछा, तो अब लिडू ब्यूटी स्किन की स्थिति क्या है? अब उसका केवल नाम ही बचा है। सू यान ने धीरे से उत्तर दिया। यूं मो कुछ क्षण चुप रहा, फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है यू परिवार में मेरी माँ कैसी हैं? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी। आखिरकार लोगों का बाहरी व्यवहार हमेशा वास्तविकता नहीं बताता, सू यान ने उत्तर दिया। उस समय अध्यक्ष कीन को यू परिवार ने केवल लिडू ब्यूटी स्किन के प्रभाव के कारण स्वीकार किया था। अब जबकि पिछले 3 वर्षों में लिडू ब्यूटी स्किन की स्थिति लगातार बिगड़ती गई है, तो संभव है कि यूं परिवार में उनकी स्थिति भी अच्छी ना हो। लेकिन आपके पिता यूं परिवार में बहुत ऊंचे पद पर हैं और वे आपकी मां से बहुत प्रेम करते हैं। ये केवल सू यान का अनुमान था। आखिर फंघाई का सू परिवार अभी तक राजधानी के यूं परिवार के अंदर तक अपनी जानकारी नहीं पहुंचा पाया था। यूं मो ने फिर पूछा, मेरी मां के जाने के बाद फंघाई के लिडू बिल्डिंग का प्रबंधन अब कौन कर रहा है? आपकी मौसी कीन ली। वह फंघाई के 4 बड़े परिवारों में से एक शी परिवार की बहू है। यूं मो को वह महिला याद थी। जब वह हाई स्कूल में था, उसी मौसी ने उसकी स्कूल की फीस भरने में उसकी मदद की थी। अध्याय 36, छिपा हुआ इतिहास। यूं मो, आज रात घर लौटकर मैं अपने पिताजी से बात करूंगी और बड़े चाचा से कहूंगी कि वे लिडू ब्यूटी स्किन के 30% शेयर तुम्हें वापस कर दें। लैन के पास बैठी सू यिंग ने गंभीर भाव से कहा। यूं मो ने उसके हाथ में रखा खाना देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या यह मेरी बेटियों का रात का खाना छीनने की कीमत है? यंग मास्टर यूं, इतने कंजूस मत बनिए, सू यिंग ने बेशर्मी से कहा। आपने इतना सारा खाना बनाया है कि केके और बाकी लोग खत्म ही नहीं कर पाएंगे। अगर बच गया तो कल उसका स्वाद भी अच्छा नहीं रहेगा। असल में यूं मो को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने जानबूझकर इतना खाना बनाया था कि 2 वक्त के लिए पर्याप्त हो। अभी लिडू ब्यूटी स्किन का मुख्य कारोबार किस पर आधारित है? यूं मो ने पूछा। उसकी मां ने कभी उससे अपने व्यापार के बारे में विस्तार से बात नहीं की थी, इसलिए वह कंपनी के मुख्य उत्पाद के बारे में नहीं जानता था। सू यान ने उत्तर दिया, यह इमॉर्टल हिबिस्कस नाम के एक चमत्कारी स्किन केयर उत्पाद पर आधारित है। ये त्वचा को जवान बनाए रखता है, झुर्रियां कम करता है और बुढ़ापा धीमा करता है। इसके बाद सू यान ने अपने बैग से एक शीट निकाली और यूं मो को थमा दी। उस पर लिडू ब्यूटी स्किन की शेयर संरचना लिखी थी। कीन किंग 36%, सू लिन 30%, शी क्वांगफेंग 17%, कियान जाओ 10%, जिंग जियुंग 7%। यूं मो ने कागज देखकर पूछा, क्या यही चारों लोग हैं जिन्होंने मिलकर लिडू ब्यूटी स्किन पर कब्जा किया था? हाँ, सू यान ने सिर हिलाया। शी क्वांगफेंग कीन ली का पति है। उसने जबरन कब्जा नहीं किया था। मैंने सुना है कि वह कीन ली से बहुत प्रेम करता है क्योंकि उसने उसे जुड़वां बेटियां दी हैं जिन्हें शी परिवार बहुत चाहता है। लेकिन कियान जाओ और जिंग जियुंग ने अपनी शक्ति का उपयोग करके लिडू ब्यूटी स्किन के 17% शेयर जबरन हथिया लिए। जहां तक सू परिवार के सू लिन की बात है, सू यान ने गंभीर होकर कहा, भाई यूं, कृपया उन्हें एक मौका दीजिए। यंग मिस और मैं आज रात परिवार के मुखिया को मनाएंगे कि सू लिन स्वयं वह 30% हिस्सा लौटा दें। उसने आगे समझाया, उस समय जब चारों परिवारों ने लिडू ब्यूटी स्किन पर दबाव बनाया था, कियान परिवार ने आपकी मां पर धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाया। जिंग परिवार ने पत्रकारों को उकसाकर उन्हें बदनाम कराया। जहां तक सू लिन की बात है, उसने केवल यू परिवार को एक संदेश भेजा था। उसका अपराध इतना बड़ा नहीं कि उसे मार दिया जाए। आखिर सू लिन भी सू परिवार का एक ग्रैंड मास्टर था। यदि यूं मो उसे मार देता तो सू परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह गिर जाती और वह फंघाई का दूसरा दर्जे का परिवार बन जाता। यूं मो ने बाहर लगी लंबी कतार पर नजर डाली, फिर शांत स्वर में बोला, मैं उसे एक अवसर दे सकता हूं। उसकी दृष्टि सू यान के शरीर से निकलती आध्यात्मिक आभा पर टिक गई। कल की गोली का प्रभाव अपेक्षा से भी अधिक अच्छा था। सू यान अब पूरी तरह ची रिफाइनिंग रेल्म की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। यदि सही मार्गदर्शन मिले तो आधे महीने में वह पूरी तरह ची रिफाइनिंग रेल्म में प्रवेश कर सकती थी। मार्शल आर्टिस्टों की भाषा में वही ग्रैंड मास्टर का स्तर था। भाई यूं, सू यान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यूं मो ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, ऐसी गोलियां मेरे पास जितनी तुम सोच सकती हो उससे कहीं ज्यादा हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? सू यिंग अविश्वास से खड़ी हो गई। अगले ही क्षण यूं मो ने हल्का हाथ लहराया। धप, उनके सामने मेज पर अचानक 10 शीशियां प्रकट हो गईं। हर शीशी में पेयुंग पिल्स भरी हुई थीं। ये पेयुंग पिल्स हैं,
यदि ब्राइट फोर्स स्तर का कोई मार्शल आर्टिस्ट इनमें से एक गोली खा ले तो उसका डार्क फोर्स तक पहुंचना निश्चित है। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। सु यिंग ने गहरी सांस ली। काफी देर बाद जाकर उसका उत्साह थोड़ा शांत हुआ। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में शरीर को इस स्तर तक प्रशिक्षित करना कि एक मुक्के में 100 पाउंड की शक्ति आ जाए, उसे ब्राइट फोर्स कहते हैं। जब वही शक्ति शरीर के भीतर सिमटकर विस्फोटक रूप धारण कर लेती है तो वह डार्क फोर्स बन जाती है। इंच पंच और इंच पाम जैसी तकनीकें उसी का उदाहरण थीं। डार्क फोर्स में प्रवेश करते ही किसी मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। जब शक्ति आगे चलकर ची में बदल जाती है तब व्यक्ति ग्रैंड मास्टर बनता है। वह ची से सुरक्षा कवच बना सकता है और वस्तुओं को नियंत्रित करके लोगों की हत्या भी कर सकता है। पूरे फंघाई शहर में ग्रैंड मास्टर की संख्या 30 से भी कम थी। इसलिए डार्क फोर्स ही किसी व्यक्ति को शहर में पर्याप्त प्रतिष्ठा दिलाने के लिए काफ़ी थी। सु यिंग को अचानक चैन्हा याद आ गया। वह भी डार्क फोर्स के शिखर पर ही था। आपकी शर्त क्या है? उसने गंभीर होकर पूछा। उसे इन 10 शीशियों की अत्यधिक आवश्यकता थी। उसे पूरा विश्वास था कि यूमो कभी बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं करता। यूमो ने आंखें सनकरी कीं। 1 महीने के भीतर मैं चाहता हूं कि जियिंग परिवार फंघाई शहर से पूरी तरह गायब हो जाए। सु यिंग ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं अपने पिता की ओर से यह शर्त स्वीकार करती हूँ। यूमो ने सिर हिलाया। जिस किसी ने भी उस समय उसकी मां को नुकसान पहुंचाया था, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, उसे मरना ही होगा। सु यिंग ने मुस्कुराते हुए आलू का एक टुकड़ा उठाया। हमारा सु परिवार अकेले जियिंग परिवार से निपट सकता है। अच्छा हुआ आपने कियान और जियिंग दोनों परिवारों को एक साथ खत्म करने को नहीं कहा, वरना मैं इतनी आसानी से हाँ नहीं कह पाती। यूमो ने मन ही मन कहा, कियान परिवार, 2 दिन बाद तुम उन्हें भी नहीं देखोगी। इसके बाद वह उठकर लैन केके के पास जाकर बैठ गया। उसका ये छोटा सा व्यवहार लैन केके को भीतर तक सुकून दे गया। यूमो ने उससे कहा, कल मैं दोनों बच्चियों का पास के किंडरगार्टन में दाखिला करवाऊंगा और उसी दिन एलिगेंट स्टूडियो आधिकारिक रूप से खुल जाएगा। लैन केके थोड़ी उदास हो गई। क्या वे सचमुच अब किंडरगार्टन जाएंगी? उसे अपनी दोनों बेटियों से अलग होने का मन नहीं था। यूमो ने मुस्कुराकर कहा, वे 4.5 साल की हो चुकी हैं। सामान्य तौर पर तो उन्हें 3.5 साल की उम्र में ही किंडरगार्टन जाना शुरू कर देना चाहिए था। लैन केके ने सिर हिलाया। तो क्या हम कल साथ चलेंगे? हाँ, चलकर वहाँ का माहौल भी देख लेते हैं। सु यिंग ने दोनों को देखकर मुंह बनाया। अरे अरे, तुम दोनों हर जगह प्यार दिखाना बंद करोगे भी या नहीं? यूमो मुस्कुराया। अगर कल मुझे लिडू ब्यूटी स्किन के 30% शेयर नहीं मिले तो फिर मुझे कठोर होने का दोष मत देना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर जब यूमो का 4 सदस्यों वाला छोटा परिवार फंघाई में एक साथ सुखद समय बिता रहा था, राजधानी का यू परिवार कीन किंग काफी देर से खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसे अभी अभी सूचना मिली थी कि हांगकांग द्वीप के सबसे अमीर व्यक्ति फंग जियनजांग जल्द ही कोयोटो आने वाले हैं। उनका उद्देश्य था लिडू ब्यूटी स्किन का अधिग्रहण। उसकी छोटी बहन कीन ली ने भी उसे फोन किया था। इमॉर्टल हबिस्कस की मूल अनुसंधान फॉर्मूला लीक हो चुकी थी। अब लगभग हर बड़ी स्किन केयर कंपनी उसकी नकल तैयार कर चुकी थी। स्पष्ट था, कोई न कोई पर्दे के पीछे षड्यंत्र रच रहा था। इस बार लिडू ब्यूटी स्किन अब और टिक नहीं पाएगी। अपने उन साथियों को याद करते हुए जिन्होंने उसके साथ मिलकर कंपनी की नींव रखी थी, कीन किंग की आंखों से आंसू बह निकले। जैसा यूमो ने सोचा था, यू परिवार में कीन किंग की स्थिति बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन यू जियंगबुओ की पत्नी होने के कारण उसके जीवन में कोई विशेष कठिनाई नहीं आई थी। उस समय लिडू ब्यूटी स्किन की सफलता के कारण ही यू परिवार ने उसे दोबारा स्वीकार किया था। बाद में उसका और यू जियंगबुओ का एक बेटा भी हुआ। तभी जाकर वह यूमो के गायब होने के दुख से कुछ हद तक बाहर निकल पाई थी। लेकिन अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। पति और किंडरगार्टन में पढ़ने वाले छोटे बेटे के अलावा उसका अपना कोई नहीं था। लिडू ब्यूटी स्किन बेचने का निर्णय यू परिवार के मुखिया ने लिया था। उनकी नज़र केवल कंपनी पर नहीं थी, बल्कि उन अरबों की संपत्ति पर थी जो कीन किंग के शेयर बेचने से मिलने वाली थी। लेकिन वह पैसा कीन किंग के परिवार के हिस्से में कभी नहीं आने वाला था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर फंघाई में कीन ली भी अपने घर में परेशान बैठी थी। उसने अपने पति के प्रभाव का उपयोग करके कभी लिडू ब्यूटी स्किन के 17% शेयर हासिल किए थे। अब यू परिवार उसी हिस्से को बहुत कम कीमत पर हांगकांग के एक बाहरी व्यक्ति को बेचने के लिए मजबूर कर रहा था। कीन ली ये भी नहीं जानती थी कि वह व्यक्ति वास्तव में करता क्या है। क्या उसे केवल पैसे कमाने थे या उसके पीछे कोई और उद्देश्य छिपा था? शी क्वांगफेंग भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। भले ही फंघाई का शी परिवार राजधानी के यू परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वे उनसे डरते भी नहीं थे। उसने यूं परिवार के दबाव को सीधे अस्वीकार कर दिया। जहां तक परिणामों की बात थी, शी क्वांगफेंग को उसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिर वह शी परिवार का एकमात्र ग्रैंड मास्टर था।
भले ही उसने अपने बड़े भाई से परिवार के मुखिया का पद नहीं छीना, लेकिन एक ग्रैंडमास्टर का अपना अभिमान होता है। अध्याय 37 प्रवेश। एलिगेंट स्टूडियो के भीतर। क्या तुम लोगों ने कभी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यून परिवार और वह तथाकथित हांगकांग द्वीप का सबसे अमीर आदमी आखिर एक स्किनकेयर कंपनी को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? जब सू यान लिडू ब्यूटी स्किन की मौजूदा स्थिति बता रही थी तो युनमो को जितना अधिक सुनाई देता गया उतना ही उसे लगा कि इस मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमारे सू परिवार को भी इस बात पर शक है। यह उद्योग पहले ही गिरावट में है और पिछले एक साल में लिडू ब्यूटी स्किन की कुल आय 500 मिलियन से भी कम रही है। मेरे बड़े चाचा सू लिन तो अपनी हिस्सेदारी सीधे यून परिवार को बेच देना चाहते थे, लेकिन राजधानी का प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स परिवार यून परिवार आखिर इस कंपनी को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? मेरे पिता ने परिवार के सभी संबंधों का इस्तेमाल किया, फिर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। सू यंग ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि भले ही दूसरी कंपनियों ने हिबिकस फर्स्ट इमॉर्टल की नकल तैयार कर ली हो, मगर आखिरकार वह सिर्फ नकल ही है। उसका असर अब भी लिडू ब्यूटी स्किन जितना अच्छा नहीं है। सू यान ने बीच में कहा। आखिर सू यान और सू यंग दोनों सैनिक थीं। व्यापार की बातें उनकी समझ से बाहर थीं। युनमो ने आगे कोई सवाल नहीं किया, चाहे इसके पीछे कितनी भी छिपी हुई कहानी हो। जब उसके हाथ लिडू ब्यूटी स्किन के 37% शेयर आ जाएंगे तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। पापा, क्या हम कल किंडरगार्टन में दाखिला लेने जा सकते हैं? शीशी और शिनशिन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, कल पापा तुम्हें दाखिला दिलाने ले जाएंगे, लेकिन सुबह की पढ़ाई नहीं छोड़नी है, उसे पहले की तरह जारी रखना होगा। युनमो ने कहा। कहते हैं कि गरीब परिवारों के बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं। दोनों बच्चियों की समझदारी देखकर युनमो के मन में संतोष और भी बढ़ गया। कल दादी लियू को गुजरे हुए पूरे 7 दिन हो जाएंगे। जब तुम्हारा दाखिला हो जाएगा तब पापा तुम्हें उनसे मिलने भी ले चलेंगे, ठीक है? क्या हम कल दादी लियू से मिल पाएंगे? तब मैं उनसे पूछूंगी कि स्वर्ग वास्तव में कैसा होता है। ही दोनों बच्चियों की बातों से पूरे घर में हंसी गूंज उठी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात गहरा चुकी थी। युनमो अपने परिवार के साथ घर लौट आया और दोनों बच्चियों को सुलाकर उनके सो जाने का इंतजार करने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सू परिवार। हालांकि रात काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी सू परिवार ने उसी रात एक पारिवारिक बैठक बुला ली। जब सू यंग और सुयान 10 पेउवान गोलियां लेकर वापस पहुंची तो परिवार के सभी बुजुर्ग चौंक गए। गे छिंगचियू भी वहीं मौजूद थे। उनके हाथ में एक पेउवान गोली थी जिसे वे बार बार ध्यान से देख रहे थे। उनका मन तो अभी उसी समय उसे निगल जाने का कर रहा था। यंग, क्या तुम्हारे उस दोस्त ने सचमुच यही कहा? इन 10 गोलियों के बदले लिडू ब्यूटी स्किन के 37% शेयर? सू लॉन्ग ने हैरानी से पूछा। पिताजी, लिडू ब्यूटी स्किन मूल रूप से आंटी छिन की थी। उस समय बड़े चाचा ने ये 30% हिस्सेदारी लगभग बिना किसी कीमत के हासिल की थी। अब जबकि आंटी छिन का बेटा वापस आ गया है तो हमें ये हिस्सेदारी लौटा देनी चाहिए। सू यंग ने कहा। जहां तक जियान परिवार का सवाल है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जियान परिवार 3 दिन भी फांगहाई में टिक नहीं पाएगा। सू लॉन्ग कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे। जियान परिवार जैसा छोटा मामला फिलहाल अलग रखा जा सकता था। यदि इन 10 गोलियों को मार्शल आर्ट्स की दुनिया में रखा जाए तो लोग निश्चित रूप से इनके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते। बड़े भाई, कल ही शेयरों का हस्तांतरण पूरा कर दीजिए, सू लॉन्ग ने आदेश दिया। परिवार प्रमुख, क्या इस विषय पर दोबारा विचार नहीं किया जाना चाहिए? सू लिन ने असंतोष से कहा। तुम्हारा क्या विचार है? सू लॉन्ग ने पूछा। परिवार प्रमुख, उस समय लिडू ब्यूटी स्किन के 30% शेयरों की कीमत लगभग 10 अरब थी। कुछ गोलियों की तुलना उससे कैसे की जा सकती है? सू लिन ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि 10 अरब से हमारे परिवार के 10 ब्राइट स्ट्रेंथ योद्धाओं को डार्क स्ट्रेंथ तक पहुंचाया जा सकता है? सू लॉन्ग ने क्रोधित होकर कहा। परिवार प्रमुख, हिसाब इस तरह नहीं लगाया जाता। चून की युवती का वह मित्र इतनी आसानी से 10 पेउवान गोलियां निकाल सकता है, इसका मतलब है कि उसके पास और भी बहुत होंगी। तो फिर क्यों न हम इसी अवसर पर कीमत और बढ़ा दें? व्यापार बराबरी के लेन देन पर चलता है, हम हर बात पर उसकी शर्तें क्यों मानें? सू लिन ने कहा। सू लिन की बात सुनकर सू लॉन्ग भी कुछ क्षण के लिए डगमगा गए। पिताजी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्या आज आई खबर भूल गए? लियू परिवार का क्या हुआ था? सू यंग ने जल्दी से उन्हें समझाने की कोशिश की। लियू परिवार के पास सिर्फ एक डिवाइन कनेक्शन विशेषज्ञ था, लेकिन हमारे सू परिवार का पूर्वज भी क्या किसी साधारण लियू परिवार से तुलना करने लायक है? सू लिन ने तिरस्कार से कहा। दिव्य चिकित्सक गे, आपका क्या विचार है? सू लॉन्ग ने गे छिंगचियू की ओर देखा। वह युवक निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गे छिंगचियू ने अनिच्छा से पेउवान गोली वापस शीशी में रख दी और इससे अधिक कुछ नहीं कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद सू लॉन्ग बोले। बड़े भाई, कल शेयरों का हस्तांतरण हर हाल में पूरा होना चाहिए। परिवार प्रमुख, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।
हमारे सुपरिवार को उन 10 अरब की परवाह नहीं है। हालांकि यह कहते समय उनके दिल में गहरा दर्द था। 10 अरब, यह कोई छोटी राशि नहीं थी। जहां तक इन 10 पेवान गोलियों का सवाल है, आदेश जारी कर दो। परिवार के सभी ब्राइट स्ट्रेंथ वाले युवा सदस्य जिन्होंने परिवार के लिए विशेष योगदान दिया है, उनमें से प्रत्येक को एक एक गोली दी जाएगी। जल्द ही पारिवारिक बैठक समाप्त हो गई, लेकिन सु लिन की आंखों में गहरी नाराजगी और असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। क्यों? आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम परिवार के मुखिया हो, तुम मेरे लिए फैसला कर सकते हो। यह मत भूलो कि तुम छोटे भाई हो और मैं बड़ा हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह विला नंबर 6 में रहने वाली तीनों महिलाएं असामान्य रूप से जल्दी उठ गईं। युनमो पहले से ही रसोई में व्यस्त था। आज के नाश्ते में ओवन में बेक की हुई दूध वाली टोस्ट थी। युनमो की पाक कला हमेशा की तरह अद्भुत थी। चाहे भोजन कितना भी साधारण क्यों न हो, उसके हाथों से निकलते ही वह सर्वोत्तम व्यंजन बन जाता था। नाश्ता करने और सुबह की पढ़ाई पूरी करने के बाद युनमो लानके और दोनों बच्चियों को शिंगहे गार्डन के पास स्थित झीशिंग किंडरगार्टन ले गया। चूंकि यह पूरे फांगहाई का सबसे आलीशान इलाका था, इसलिए झीशिंग किंडरगार्टन की फीस भी बहुत अधिक थी और वहां का शिक्षण स्तर भी असाधारण था। ये पहली बार था जब दोनों बच्चियां ऐसे विद्यालय में आई थीं। विद्यालय के भीतर लगभग सभी माता पिता अपने बच्चों का दाखिला कराने आए हुए थे, लेकिन बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। 4 सदस्यों वाले पूरे परिवार के साथ आए लोग तो और भी कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक बात ने युनमो को थोड़ा अजीब महसूस कराया। विद्यालय के भीतर बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस गश्त कर रही थी। हालांकि प्रवेश लेने वालों की भीड़ थी, फिर भी स्वागत के लिए पर्याप्त शिक्षक मौजूद थे, इसलिए जल्दी ही युनमो के परिवार की बारी आ गई। नमस्ते सर। स्वागत करने वाली शिक्षिका एक युवा और सुंदर लड़की थी। देखने से लगता था कि वह विश्वविद्यालय से नई स्नातक हुई प्रशिक्षु शिक्षिका है। नमस्ते। युनमो ने विनम्रता से उससे हाथ मिलाया। क्या ये दोनों प्यारी बच्चियां दाखिला लेने आई हैं? शिक्षिका ने मुस्कुराकर शीशी और शिनशिन की ओर देखा। नमस्ते टीचर, दोनों बच्चियों ने एक साथ विनम्रता से कहा। अरे वाह, पहली बार देख रही हूं कि कोई बच्चा पहली बार किंडरगार्टन आकर न रो रहा है और न ही जिद कर रहा है। शिक्षिका मुस्कुराए। सर, कृपया इनका पहचान संबंधी विवरण भर दीजिए। उसने युनमो को 2 फॉर्म दिए। युनमो ने जल्दी जल्दी उन्हें भरकर वापस कर दिया। शिक्षिका ने सरसरी नजर डाली। युनशिन, युनशी, नाम बहुत सुंदर थे, लेकिन सर, क्या आपने यहाँ कुछ गलत भर दिया है? उसने फॉर्म में वैवाहिक स्थिति वाले कॉलम की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। युनमो ने सिर हिलाया। माता लानके, पिता युनमो, वैवाहिक स्थिति दोनों अविवाहित। दाखिला लेने आए लगभग सभी लोगों ने विवाहित या तलाकशुदा लिखा था। दोनों अविवाहित लिखे हुए फॉर्म को देखना शिक्षिका के लिए पहली बार था। उसने एक जटिल भाव से लानके और युनमो की ओर देखा। पुरुष बेहद आकर्षक था, महिला भी अत्यंत सुंदर। क्या आजकल के युवा सचमुच शादी किए बिना ही बच्चे पैदा करने लगे हैं? अध्याय 38, मुझे बहन शिनशिन कहकर बुलाना। चौथा स्थान। सर, इन दोनों नन्ही बच्चियों की प्रवेश फीस प्रति बच्ची 50,000 युआन है। और निश्चिंत रहिए, हमारे स्कूल की सुरक्षा देश की विशेष बलों द्वारा सीधे संभाली जाती है। आपके बच्चे हमारे किंडरगार्टन में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। शिक्षिका ने कहा। ठीक है, धन्यवाद। फीस जमा करने के बाद युनमो दोनों बच्चियों को किंडरगार्टन घुमाने ले गया। क्योंकि शीशी और शिनशिन सीधे मिडिल क्लास में ट्रांसफर छात्राओं के रूप में दाखिला ले रही थीं, युनमो को चिंता थी कि पहले दिन कहीं उन्हें बाकी बच्चे अलग थलग न कर दें। इसलिए पहले से ही उन्हें माहौल से परिचित कराना अच्छा विचार था। लेकिन युनमो को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कुछ ज्यादा ही कड़ी थी। सामान्य विश्वविद्यालयों में भी इतनी सुरक्षा नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरे, मैंने अभी अभी टीचर यू को कहते सुना कि हमारी क्लास में 2 नई जुड़वा लोलियां आने वाली हैं। कुछ देर स्कूल घूमने के बाद चारों लोग शिक्षण भवन के पास पहुंचे। जैसे ही युनमो दोनों बच्चियों को उनकी कक्षा दिखाने वाला था, उसे मिडिल क्लास के कमरे से बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दी। अरे बॉस, देखो, क्या वही दोनों बाहर खड़ी हैं? हाँ, वही हैं। देखो, अपने मम्मी पापा के साथ इधर आ रही हैं। ही बॉस, जाकर अपनी ताकत दिखाओगे? जरूर, नहीं तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई कैसे कहलाऊंगा। सुन लो, हमारी क्लास 6 में लड़का लड़की सब बराबर हैं। इतना कहकर वह छोटा लड़का सीधे बाहर निकल आया और युनमो के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और सिर से पैर तक महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए था। साफ पता चलता था कि वह किसी अमीर परिवार से था। आखिर जिक्सिंग किंडरगार्टन की फीस ही प्रति बच्चे 50,000 युआन थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तुम दोनों हमारी क्लास 6 की नई ट्रांसफर छात्राएं हो ना? लड़का बिल्कुल भी संकोची नहीं था। माता पिता के सामने होने के बावजूद वह बेधड़क बात कर रहा था। युनमो को यह देखकर बड़ा मजा आया कि इतना सा बच्चा उसका रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा था।
लैन केके को भी यह अशिष्ट नहीं लगा। आखिर उसकी बेटियां कल से स्कूल आने वाली थीं। पहले ही किसी सहपाठी से परिचय हो जाए तो बुरा क्या था। हाँ, हम हैं। तुम कौन हो? शीशी थोड़ी शर्मीली थी और कुछ नहीं बोली, लेकिन शिनशिन तो ऐसी थी जिसे आसमान और ज़मीन किसी का डर नहीं था। मैं, लड़के ने सिर ऊंचा किया। ध्यान से सुनो, मैं जिक्सिंग किंडरगार्टन का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम यांग ड्यूओडुओ है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम दोनों बहुत सुंदर हो। ये सुनकर यूमो मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। ये छोटा बदमाश एक साथ उसकी दोनों बेटियों से फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन वह जानना चाहता था कि उसकी दोनों बेटियां इसका क्या जवाब देंगी। इसलिए उसने लैन केके को हल्के से पीछे खींच लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैं यूशिन हूँ और ये मेरी बड़ी बहन यूशी हैं। यूशिन ने भी अपना परिचय दिया। वाह, कितने सुंदर नाम हैं। यांग ड्यूओडुओ हंस पड़ा। आज से जिक्सिंग किंडरगार्टन में तुम दोनों मुझे बड़े भाई ड्यूओडुओ कहकर बुलाओगी, समझी? हम क्यों बुलाएं? शिनशिन का तेज स्वभाव तुरंत जाग उठा। क्यों? उसने छोटे छोटे मुंह के लहराए। ध्यान से सुनो छोटी बहन, मैं फंघाई सिटी शिंगे डिस्ट्रिक्ट यूथ मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन में चौथे स्थान पर आया था। अगर आखिरी मुकाबले से पहले मुझे 10 न लगे होते तो मैं निश्चित रूप से तीसरे स्थान पर आता। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो पूरे जिक्सिंग किंडरगार्टन में सिर ऊंचा करके चल सकोगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नहीं, शिनशिन ने बाहें बांध लीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं, यूशिन, तुम्हें बड़ा भाई कहूं, तो तुम अभी उस लायक नहीं हो। लैन केके ने चुपके से यूमो की ओर देखा। उसकी नज़र साफ कह रही थी, क्या तुमने इसे यही सब सिखाया है? यूमो ने बेबस होकर दोनों हाथ फैला दिए। इस बार सच में मेरी गलती नहीं है। पूरे समय शीशी चुपचाप खड़ी रही और दोनों को देखती रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्त्री, तुम्हारी अज्ञानता ने मेरे भीतर लड़ने की इच्छा जगा दी है। यांग ड्यूओडुओ ने हाथ फैलाकर लड़ाई की मुद्रा बना ली। क्या लड़ना चाहते हो? शिनशिन ने तिरस्कार से कहा। तो क्या हुआ? यांग ड्यूओडुओ बोला, मेरे पापा कहते हैं इस दुनिया में जिसकी मुट्ठी सबसे मजबूत होती है वही सही होता है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुम दोनों लड़कियां हो इसलिए मैं हाथ भी नहीं चलाऊंगा। तुम दोनों एक साथ मुझ पर हमला कर सकती हो। ये कहकर उसने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और आंखें बंद कर लीं। उसे पहले से ही कल्पना होने लगी कि दोनों जुड़वां लड़कियां अपने छोटे छोटे मुक्कों से उसके सीने पर वार करेंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पफ, इस बार यूमो सचमुच हंस पड़ा। दोनों बच्चियों के शरीर में पहले ही ची प्रवेश कर चुका था। भले ही उनका वास्तविक कल्टिवेशन अभी न के बराबर था, लेकिन उनका जन्मजात सेंट बॉडी ऐसा था जिसकी बराबरी यांग ड्यूओडुओ कभी नहीं कर सकता था। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या सच में अपनी बेटी को लड़ते हुए देखोगे? लैन केके ने पूछा। कोई बात नहीं, बच्चे खेलते समय इतनी गंभीरता से नहीं लेते, यूमो ने शांत भाव से कहा। पक्का? यूशी लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन यूशिन तो पहले ही उत्साहित हो चुकी थी। आखिर हर सुबह की उनकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बिल्कुल पक्का। यांग ड्यूओडुओ मुस्कुराया। अगर तुम मुझे गिरा नहीं सकी तो आगे से मुझे बड़े भाई ड्यूओडुओ कहकर बुलाना। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। धड़ाम, बिजली जैसी गति से यूशिन उसके सामने पहुंची। यांग ड्यूओडुओ को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। वह सीधा हवा में उछलकर पीछे जा गिरा और जोर से अपने कूल्हों के बल जमीन पर आ गिरा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोनों बहनों ने हाथ पकड़ लिए और जमीन पर पड़े आंखों के आगे तारे घूमते यांग ड्यूओडुओ को देखा। शिनशिन ने गर्व से कहा, सुनो, आगे से जब भी मुझे देखना, मुझे बहन शिनशिन कहकर बुलाना। चौथा स्थान। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यूमो मुस्कुराया, सिर हिलाया और आगे बढ़कर यांग ड्यूओडुओ के शरीर में थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित कर दी। आधे दिन से भी कम समय में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अच्छी बात यह थी कि यूशिन ने अपनी ताकत पर पूरा नियंत्रण रखा था। उसने अपनी वास्तविक शक्ति का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया था, वरना यूमो को खुद बीच में आकर उसका मुक्का रोकना पड़ता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोनों बच्चियां खुशी खुशी उछलती कूदती किंडरगार्टन से बाहर निकल गईं। उन्हें याद था कि आज दादी ल्यू से मिलने जाना है। पीछे यांग ड्यूओडुओ अपनी सूजी हुई आंख पकड़कर रोता हुआ क्लास में वापस लौटा। वाह, पहाड़ों की लड़कियां तो शेरनियां होती हैं। वाह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बॉस, बॉस, क्या हुआ? आप तो नए लोगों को भर्ती करने गए थे ना? जैसे ही वह क्लास में पहुंचा, उसके छोटे छोटे अनुयायी उसे घेरकर खड़े हो गए। आखिर चौथा स्थान वाला उसका खिताब स्कूल में काफी मशहूर था, लेकिन जब सबने उसकी काली पड़ चुकी आंख देखी, पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। हा 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 हा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस छोटी सी घटना के बाद यूमो पूरी तरह निश्चिंत हो गया। अब जिक्सिंग किंडरगार्टन में शायद ही कोई उसकी दोनों बेटियों को तंग करने की हिम्मत करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वापसी के रास्ते में
क्या तुम हर सुबह इन्हें मार्शल आर्ट्स सिखाते हो? सहयात्री सीट पर बैठी लैन केके ने पूछा। हाँ, यूं मो ने सिर हिलाया। दोनों बच्चियों की प्रतिभा बहुत अच्छी है। दोनों मार्शल आर्ट्स के लिए जन्मजात योग्य हैं। लैन केके कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, लेकिन उस समय एक बूढ़े ताओवादी ने कहा था कि शिनशिन और शीशी 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास बहुत कठिन होता है। अगर सचमुच उनके पास सिर्फ 25 साल की जिंदगी है, तो क्यों न उन्हें बस खुशी खुशी जीने दिया जाए। अध्याय 39, दृश्य का पुनर्निर्माण। क्या उस बूढ़े ताओवादी ने, जो इतनी बेतुकी बातें करता था, ये भी नहीं कहा था कि तुम 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगी? यूं मो ने उल्टा पूछा। तुम्हें ये कैसे पता? लैन केके ने हैरानी से पूछा। तुम मेरे बच्चों की माँ हो, स्वाभाविक है कि मैं तुम्हारे बारे में अधिक ध्यान रखता हूँ, यूं मो ने शांत स्वर में कहा। बिना किसी कारण के लैन केके के दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। क्या सचमुच ऐसा दिन भी आएगा जब कोई उसकी इस तरह परवाह करेगा? क्योटो यूनिवर्सिटी में उसके कॉलेज ब्यूटी वाले प्रशंसकों को छोड़कर। वह अलग बात थी। उस समय उस बूढ़े ताओवादी ने कहा था कि मैं 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगी क्योंकि उसने गणना की थी कि उससे पहले मेरी शादी नहीं होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि 24 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हारे साथ। ओह, कहते कहते लैन केके शर्म से रुक गई। चिंता मत करो, शिनशिन और शीशी की शारीरिक संरचना बस थोड़ी विशेष है। जब तक वे हर दिन मेहनत से मार्शल आर्ट सीखती रहेंगी, वे लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगी, यूं मो ने कहा। सच में? बिल्कुल सच। ... तो मेरा क्या? लैन केके की आंखों में आकांक्षा झलक उठी। वह अब एक कमजोर स्त्री नहीं रहना चाहती थी। वह अपनी शक्ति चाहती थी ताकि अपने परिवार से सम्मान पा सके और उन्हें साबित कर सके कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होतीं। आखिर लैन परिवार की साधना विधियां केवल पुरुषों के लिए थीं। इसी कारण उसके पिता लैन है ने हमेशा उसके और उसकी मां के साथ वैसा व्यवहार किया था। अगर तुम चाहो तो आगे से सुबह की कक्षाओं में दोनों बच्चियों के साथ शामिल हो सकती हो, यूं मो ने कहा। क्या? मैं भी? लैन केके को विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर मार्शल आर्ट्स तो बचपन से शुरू की जाती हैं, जैसे यांग ड्यूओडवो, जो साफ तौर पर किसी मार्शल आर्ट्स परिवार से था। हालांकि आज उसका दुर्भाग्य था कि उसका सामना यूशिन से हो गया। हाँ, यूं मो मुस्कुराया। मार्शल आर्ट्स शुरू करने में शायद थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन यदि तुम कल्टिवेशन शुरू करना चाहती हो तो तुम्हारी उम्र बिल्कुल उपयुक्त है। कल्टिवेशन क्या होती है? लैन केके ने उत्सुकता से पूछा। आज रात से तुम दोनों बच्चियों के साथ एलिगेंट स्टूडियो में किताबें पढ़ना शुरू करोगी। जब तुम वूजी किंगडम का पूरा इतिहास पढ़ लोगी तब तुम्हें इस मार्ग की विशालता का वास्तविक एहसास होगा। लेकिन यदि तुम और शिनशिनची रिफाइनमेंट करके अपनी नींव स्थापित करना चाहते हो तो एक वस्तु की आवश्यकता होगी जो अभी मेरे पास नहीं है। जब समय मिलेगा मैं तुम्हें फ्लोइंग मून पैलेस ले जाऊंगा और वहां की पैलेस मास्टर से मिस्टीरियस आइस क्रिस्टल उधार मांगूंगा। ये कहते हुए यूं वो मन ही मन असहाय महसूस कर रहा था। अगर उसे पहले से पता होता कि वह पृथ्वी पर लौट आएगा तो वह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज से नीचे के सभी आध्यात्मिक संसाधनों को अपने सिंहासन के नीचे बैठी दिव्य पशुओं को रात के नाश्ते की तरह कभी न खिलाता। अब उसके पास पृथ्वी पर उपलब्ध जड़ी बूटियों से बनी कुछ मूलभूत गोलियों के अलावा लगभग कुछ भी नहीं था। फ्लोइंग मून पैलेस, कैसी जगह है वह? नाम कितना सुंदर है, लैन केके ने उत्साह से पूछा। फ्लोइंग मून पैलेस, मुझे याद है, वह एक अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। एक बार मेरी मुलाकात वहां के एक असेंडेंट से हुई थी। उसी से मुझे पता चला कि पृथ्वी पर भी फ्लोइंग मून पैलेस जैसी शक्तियां मौजूद हैं। तो जिन कल्टिवेटर्स की तुम बात करते हो वे भी वैसे ही लोग हैं? शायद। मुझे नहीं पता कि उनकी विरासत आज भी सुरक्षित है या नहीं। अगर है तो वे निश्चित ही पृथ्वी पर कल्टिवेटर्स की एक शक्ति हैं। लेकिन जिस चीज को तुम उधार लेना चाहते हो वह तो शायद उनके संप्रदाय का खजाना होगा। क्या वे इतनी आसानी से तुम्हें दे देंगे? लैन केके थोड़ी चिंतित थी। उसे यह चिंता नहीं थी कि वे मिस्टीरियस आइस क्रिस्टल नहीं देंगे, बल्कि उसे डर था कि अगर वे सब वहां गए तो कहीं उन्हें पकड़कर पीट पीट कर मार न दिया जाए। इसकी चिंता मत करो, फ्लोइंग मून पैलेस की शक्ति मेरी नज़र में बच्चों का खेल है, और मेरे पास भी ऐसी वस्तु है जिसकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता है। वे निश्चित रूप से मिस्टीरियस आइस क्रिस्टल मुझे उधार देंगे। इसके अलावा फ्लोइंग मून पैलेस में केवल दयालु महिलाएं रहती हैं। वे हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं देंगी। वाह, सिर्फ महिलाएं! अब तो मैं और भी ज्यादा वहां जाना चाहती हूँ, लैन केके ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन अभी नहीं, मुझे पहले फ्लोइंग मून पैलेस का सही स्थान पता लगाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बातें करते करते गाड़ी जल्दी ही मिंगे सेमेट्री पहुंच गई। यही वह स्थान था जहां दोनों बच्चियां दादी ल्यू से मिलने की बात कर रही थीं। लेकिन एक अजीब बात थी, मिंगे सेमेट्री के आसपास सुरक्षा पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी थी, ठीक जिक्सिंग किंडरगार्टन की तरह।
वहां मौजूद सभी सुरक्षा कर्मियों को देखकर साफ लगता था कि वे विशेष बलों के स्तर के सैनिक थे। ये देखकर यूमो थोड़ा चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, लगता है अब फंघाई की खबरों पर ध्यान देना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में यहाँ अवश्य कुछ बड़ा हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चारों लोग कब्र के पास पहुंचे। कब्र पर बर्फ जैसे सफ़ेद 3 फूलों के गुलदस्ते रखे थे। शायद उन्हें लियू शूचिंग की पोती जियिंगशान छोड़कर गई थी। शीशी, शिन, तुम दोनों यहीं रहकर दादी लियू से बातें करो। ये कहते हुए यूमो ने सोने की सिल्लियाँ, कागजी नोट और अन्य चढ़ावे कब्र के सामने रख दिए। दादी लियू, हम आपसे मिलने आए हैं। दोनों बच्चियां घुटनों के बल बैठ गईं और पिछले कुछ दिनों से मन में जमा सारी बातें अपनी जीवन रक्षक दादी से कहने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यूमो और लैनके के थोड़ा दूर हट गए। वे दोनों बच्चियों की बातों में बाधा नहीं डालना चाहते थे। क्या सचमुच दादी लियू ने ही शीशी और शिन को बचाया था? लैनके ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें पूरा दृश्य दोबारा दिखा सकता हूँ। इतना कहकर यूमो ने यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस से एक छोटा सा कांस्य दर्पण निकाला। दर्पण बड़ा नहीं था, उसके किनारों पर सुंदर फीनिक्स की नक्काशी बनी हुई थी। वह बिल्कुल प्राचीन काल की महिलाओं के श्रृंगार वाले कांस्य दर्पण का छोटा रूप लगता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसने दोनों बच्चियों के बालों की एक एक लट ली। आध्यात्मिक अग्नि से उन्हें जला दिया। बाल राख बनकर दर्पण में समा गए। कुछ ही क्षणों बाद दर्पण की सतह पर दृश्य उभरने लगे। लैनके उत्सुकता से देखने लगी। वह बेताबी से जानना चाहती थी कि सनफ्लावर ऑर्फनेज में उसकी दोनों बेटियों के साथ क्या हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य की शुरुआत पूरे सनफ्लावर ऑर्फनेज से हुई। उस समय हर ओर बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कुछ शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, कुछ उनके साथ खेल रहे थे। शीशी और शिन दादी लियू के साथ आंगन में सब्जियों को पानी दे रही थीं। पानी देते देते दोनों खेलती, दौड़ती और एक दूसरे का पीछा करती। दादी लियू उनके पास खड़ी मुस्कुरा रही थीं। पूरा दृश्य अत्यंत शांत और सुखद था। लेकिन तभी आकाश में एक काला बिंदु दिखाई दिया। अगले ही क्षण चमगादड़ जैसे पंखों वाले लोगों का एक विशाल दल आसमान से उड़ता हुआ आया। उसी समय जमीन पर यूरोपीय विशेषताओं वाले अनेक शक्तिधारी लोग प्रकट हुए। उनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर थे। धड़ाम धड़ाम, कुछ ही मिनटों में पूरा सनफ्लावर ऑर्फनेज खंडहर बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षक और बच्चे रोते हुए हर तरफ भागने लगे। लेकिन उन लोगों ने बूढ़ों, महिलाओं या बच्चों किसी पर भी दया नहीं की। चारों ओर कटे हुए अंग और बिखरी हुई लाशें दिखाई देने लगीं। ये देखकर लैनके का दिल कसकर सिमट गया। इस बड़े पैमाने के हमले का उद्देश्य था पहले से चेतना प्राप्त कर चुके वुड एट्रीब्यूट स्पिरिट को बाहर निकालना। जब किसी स्पिरिट में चेतना आ जाती है तो वह स्वयं को छिपाना भी सीख जाता है। लेकिन क्योंकि वह वन आत्मा इसी अनाथालय में जन्मी थी, वह उन बच्चों को मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। इसलिए वह उन्हें बचाने बाहर निकली। लेकिन जैसे ही उसने अपना अस्तित्व प्रकट किया, यूरोपीय भाड़े के सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। अध्याय 40। मेरा घनिष्ठ मित्र जियांग ताओ। जब वे दोनों छोटी बच्चियों के पास लौटे तब तक दादी लियू शीशी और शिन को लेकर खंडहर बने स्कूल भवन के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुकी थीं। उनका इरादा अंदर छिपने का था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें भाड़े के सैनिकों के एक समूह ने देख लिया। उन निर्दयी लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके सामने एक ग्रेनेड फेंक दिया और फिर वुड एसेंस की दिशा में उड़ गए। ग्रेनेड लुढ़कते हुए दोनों बच्चियों के ठीक सामने आकर रुका। उस नाजुक पल में दादी लियू तुरंत शीशी और शिन को अपने पीछे खींचकर जमीन पर लेट गईं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेनेड मानो विशेष रूप से तैयार किया गया था। उसके असंख्य धातु के टुकड़ों ने दादी लियू के शरीर को छलनी कर दिया। एक ही क्षण में वह बूढ़ी लेकिन सीधी खड़ी रहने वाली आकृति अनगिनत छेदों से भर गई। यही दृश्य यूमो ने उस दिन देखा था। दृश्य यहीं समाप्त हो गया। लैनके के कांसे का दर्पण पकड़े रो पड़ी। फिर उसने दादी लियू की समाधि के सामने गहरा प्रणाम किया। धन्यवाद मां लियू। जैसे ही लैनके ने सिर झुकाया, उसके चेहरे का दुख अचानक भय में बदल गया। वह चीखती हुई उछली और सीधे यूमो की बाहों में आ गिरी। स्वाभाविक प्रतिक्रिया में यूमो ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तभी उसने देखा कि जहां कुछ क्षण पहले लैनके खड़ी थी, वहां लगभग आधा मीटर लंबा एक विशाल चूहा उन्हें घूर रहा था। उसके पूरे शरीर के चारों ओर बैंगनी रोशनी घूम रही थी और उसके बाल इस्पात की सुइयों की तरह खड़े थे। इतना बड़ा चूहा! लैनके डर के मारे अपना सिर यूमो की छाती में छिपा चुकी थी। उसका यह नाजुक रूप देखकर यूमो के भीतर पहली बार किसी की रक्षा करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। यह एहसास वूजी रेल्म में उसे कभी नहीं हुआ था। एक दानवीय पशु। यूमो ने उत्सुकता से उस विशाल चूहे को देखा। यूमो की आभा के दबाव में वह विशाल चूहा हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही यूमो उसकी ओर बढ़ा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर लेट गया। देवताओं और दानवों के बीच करोड़ों वर्षों से घोर शत्रुता चली आ रही थी।
यूमो के भीतर मौजूद डिवाइन एम्परर की आभा ने उस विशाल चूहे के शरीर में मौजूद दानवीय ऊर्जा को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। सर, कृपया मत हिलिए। कोई जल्दी से बेहोशी का इंजेक्शन लाओ। ठीक उसी समय जब यूमो उस दानवीय ऊर्जा की उत्पत्ति की जांच करना चाहता था, चारों ओर से अजीब वर्दी पहने लोगों का एक बड़ा दल दौड़ता हुआ आ पहुंचा। स्विश! एक विशाल सिरिंज उस चूहे के शरीर में घुसा दी गई। कुछ ही क्षणों बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वह जमीन पर गिरकर पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। इसके बाद वह पूरा दल तेजी से वहां आ पहुंचा। आखिरकार इसे पकड़ ही लिया। अगर यह यहाँ है तो वे भाड़े के सैनिक भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। दल के नेता ने एक हाथ से उस विशाल चूहे की मोटी पूंछ पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उधर चूहे को काबू में देखकर लैन के तुरंत यूमो की बाहों से अलग हो गई। नमस्ते सर, मैं सी ईगल स्क्वाड का कप्तान। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा और उसकी नज़र यूमो पर पड़ी, वह एकदम ठिठक गया। जिंग टाओ! सबसे पहले यूमो ने उसका नाम पुकारा। यूमो, अरे कमाल, तुम सचमुच अभी भी फंघाई में हो। तुमने तो कहा था कि क्योटो जा रहे हो। जिंग टाओ ने तुरंत विशाल चूहे को अपने अधीनस्थ को थमा दिया और आगे बढ़कर यूमो को जोरदार भालू जैसी झप्पी दे दी। अरे, उस चूहे की बदबू अभी भी तुम्हारे हाथों में है। मेरी कपड़ों को मत छुओ। यूमो ने घृणा से उसे दूर धकेल दिया। धत, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि तुमसे इत्र की खुशबू आ रही है और तुम पहले ही शिकायत करने लगे। जिंग टाओ हंस पड़ा। यह मेरी भाभी होंगी। नमस्ते, मैं जिंग टाओ, कॉलेज में यूमो का रूममेट। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लैन के पर पड़ी, वह फिर से स्तब्ध रह गया। यंग मास्टर जिंग, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। लैन के ने पहले अभिवादन किया। अरे भगवान, लैन के, सच में तुम हो? कितने साल बाद मिल रहे हैं। वह खुशी से उसे गले लगाने बढ़ा, लेकिन यूमो ने फिर से उसे बेरहमी से पीछे धकेल दिया। धत, कमीने, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा कब हो गई? जिंग टाओ अपना सीना मलते हुए बोला। वह एक मार्शल आर्ट परिवार से था और अभी अभी ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचा था, लेकिन फिर भी यूमो ने उसे इतनी आसानी से पीछे धकेल दिया। हालांकि अगर यूमो उसे नहीं भी रोकता, तब भी जिंग टाओ वास्तव में लैन के को गले नहीं लगाता। आखिर कोई भी समझ सकता था कि इन दोनों के बीच अब कैसा रिश्ता था। छोड़ो भी, कॉलेज में तुम कहते थे कि सेना में भर्ती हो जाओगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सचमुच चले जाओगे। यूमो मुस्कुराया। बिल्कुल, देश की रक्षा करना हमारी पीढ़ी का गौरव है, जिंग टाओ ने गर्व से कहा। फिर वह धीरे से यूमो के कान में फुसफुसाया। भाई, लेकिन तुम लैन के साथ कैसे हो गए? और जू कियान का क्या हुआ? इतनी चुगलखोरी मत किया करो। यूमो ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया। हा, जिंग टाओ हंस पड़ा। अच्छा यूमो, के तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो कंगमिंग फेस्टिवल भी नहीं है। हम एक बुजुर्ग को श्रद्धांजलि देने आए हैं। लेकिन तुम लोग? यूमो ने पूछा। अरे मत पूछो, तुम्हें सनफ्लावर ऑर्फनेज वाले नरसंहार के बारे में पता है ना? पता नहीं क्यों, पिछली बार उन भाड़े के सैनिकों की सारी अलौकिक शक्तियां अचानक गायब हो गई थीं। लेकिन आज तड़के वे जेल से भाग निकले। धत, जिंग टाओ गुस्से से बोला। और यह चूहा? यूमो ने बेहोश पड़े दानवीय चूहे की ओर इशारा किया। इसे वे लोग रास्ता तलाशने के लिए साथ लाए थे। पता नहीं इसे कैसे पाला, लेकिन यह इतना बड़ा हो गया। जिंग टाओ ने उत्तर दिया। अच्छा, अब चलता हूँ। हमें जल्दी से उन भाड़े के सैनिकों का ठिकाना ढूंढना है। हमारे उपकरण बता रहे हैं कि उनकी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वे कुछ के राइफलें चुरा ले गए हैं। अगर वे पागल हो गए तो न जाने क्या कर बैठेंगे। ये कहकर उसने अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन ठीक की। हाँ, और यूमो, अब जब तुम वापस आ गए हो, अपना नंबर दे दो। कुछ दिनों में हम चारों पुराने रूममेट मिलते हैं। सुना है शाओहुआ की हालत इन दिनों फंघाई में ठीक नहीं है। वह अनाथ है, इसलिए अगर हो सके तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जरूर, समय मिले तो संपर्क करना। यूमो ने अपना मोबाइल निकाला और दोनों ने एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए। इसके बाद जिंग टाओ अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। उफ, वह चूहा कितना डरावना था, लैन के ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। वह एक दानवीय पशु था। संभव है कि वे भागे हुए भाड़े के सैनिक साधारण लोग न हों। यूमो ने जिंग टाओ के जाते हुए दिशा में देखते हुए कहा। दानवीय पशु? तो फिर जिंग टाओ और उसकी टीम? लैन के चिंतित हो गई। चिंता मत करो, जब वह उन भाड़े के सैनिकों से निपटना जानता है तो उसके पास निश्चित ही कोई योजना होगी। यूमो ने शांत स्वर में कहा। हाँ, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ किसी पुराने सहपाठी से मुलाकात हो जाएगी। लैन के मुस्कुराए। हमारे अधिकांश सहपाठी अच्छे परिवारों से थे। अब तक लगभग सभी अपने पैरों पर खड़े हो चुके होंगे। यूमो भी मुस्कुरा दिया। पापा, मम्मी। उसी समय दोनों छोटी बच्चियां दौड़ती हुई उनके पास आ गईं। क्या तुम दोनों ने दादी लियू से सारी बातें कर लीं? यूमो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ पापा, लेकिन दादी लियू ने हमें बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। शीशी और शिनशिन ने उदास चेहरे से कहा।
यू मो ने धीरे से समझाया। दादी लियू बहुत दूर चली गई हैं। अगर वह तुमसे बात भी करना चाहती तो भी अब उनके पास लौटने का समय नहीं है।